सर म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए पुष्पिंदर जी। आवाज आ रही है जी? आ रही है सर, आ रही है। थैंक यू अश्विनी जी, अवर सुपर हीरो ऑफ अवर प्रोफेशन। सर आपको सुपर हीरो में इसलिए कहता हूँ क्योंकि पिछले जब से कोविड स्टार्ट हुआ है तब से लेके आज तक मेरे ख्याल से जितने सीरीज ऑफ वेबिनार एंड सेमिनार जो आपने किए हैं शायद ही किसी बॉडी ने किए होंगे, हमारी शायद ही किसी ब्रांच या कहीं हुए होंगे। मोरओवर योर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द प्रोफेशन इन एवरी रिस्पेक्ट, चाहे कोई आपने डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करना हो या कुछ भी हो, दैट वी कैनॉट say and I don't have any words to thank you for that. Secondly, संजय सर को मैं पिछले कम से कम 15 साल से मैं सुन रहा हूँ, and it is always a matter of pride and privilege to listen to you, sir. सर के बारे में एक चीज मैं कहूँगा, मैंने बहुत सारे स्पीकर्स सुने हैं and with due regard to all the speakers, एक चीज जो मेरे को सर संजय जी में जो यूनिक लगती है वो ये है कि नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो बहुत सारे स्पीकर्स के पास होते हैं, बट उसको दिल से शेयर करना एंड मतलब उसको कंप्लीटली और दिल से शेयर करना शायद वो बहुत कम स्पीकर में होती है, विच आई फाइंड इन यू सर। तो सर आई एम थैंकफुल टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू speak before you. I would not like to take time because ये सेमिनार जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। Thank you one and all. Thank you. थैंक यू दुग्गल साहब आपके नाइस वर्ड्स के लिए। तो आज जैसे हमने बताया, चाहे हमारा पर्पस एक ही है कि संजय भाई को जिताना है, इंस्टीट्यूट का प्रेसिडेंट बनाना है, वो पर्पस तो सबका है, सारे उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबको ये कहूँगा, वॉइस ऑफ सीए पिछले 12-13 साल से 12 साल और अभी 2 साल 14 साल से लगभग प्रोफेशन की सर्विस में है कंटिन्यूसली, और ये सर्विस दे रही है। और मैं ये श्योर कर दूं कि हमारे संजय भाई का रिजल्ट तो आप सबके आशीर्वाद से बेटर ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन रिजल्ट को ध्यान में ना देते हुए कोई भी रिजल्ट रहे, वॉइस ऑफ सीए आपको ऐसे ही सर्विस देती रहेगी अपनी तरफ से बेस्ट। ये मैं जरूर श्योर कर सकता हूँ। हमारा एक प्लेटफॉर्म नहीं, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसोसिएशन हो, चाहे वो जीएसटी बार हो, चाहे वो वॉइस ऑफ सीए हो, चाहे वो डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन हो, जहां कोई भी अच्छा कोर्स लॉन्च करना हो, बेस्ट ऑफ द फैकल्टी, वो सर्विस हम हमेशा आप लोगों को देते रहेंगे। मैं अब ऑफिशियली स्टार्ट करते हुए सेशन, आज के जो हमारे मॉडरेटर हैं वो सुशील अग्रवाल जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा शगुन गर्ग जी को कि वो सुशील जी को हमारे इंट्रोड्यूस कराएं और सेशन को डे 2 को शुरू करें। शगुन गर्ग जी। Mr. Sushil Agarwal is a tax analyst with expertise in handling complex situations and litigations. He also specializes in provision of advisory services for long-term solutions to direct, indirect, and international taxation issues. He believes in smart services. He employs best IT infrastructure and automation to ensure high-quality services and compliance management. He is also presently serving on board of MNC as independent director and as a secretary to IFA India NRC and deliberating on international taxation matters on regular basis. I welcome you, sir. सुशील जी अनम्यूट कर लें सर। Thank you, Shagun. I am really grateful to Voice of CA for giving me this opportunity of interacting with all of you so closely. Sanjay is a very dear friend, and I think we almost started practice together. So friends, we have a very interesting topic today, which is drafting for search and seizures. Now, talking about drafting for chartered accountants is just like सूरज को रोशनी दिखाने वाला काम है, because I personally feel right from the stage of your writing your exams to your first exposure in your interaction with department or any writing anywhere,
I think we keep on doing some drafting or other in some form or the other. And this is very core to our profession. So probably all chartered accountants are very well versed with the process of drafting. But what is more important is because of the term search and seizure and because of the term faceless assessments or interacting with the department, it gains much more importance. Now, communication, we understand, is a very important tool for our profession. What is more important here is that unlike communication, it is a matter of conveyance. Conveyance is where you are conveying something to somebody. Conveying is different from communication because communication is a two-way channel, and you say something, you receive something, and then you are again getting an opportunity to say something. And in conveyance, it is a one-time, one-way channel where you have to once for all convey whatever you want to say. And in the process, if you lose on any aspect, or if you reveal something which is not due for revealment, then your client is going to suffer on that account. So unlike a normal communication, conveyance is a very, very important tool for a professional like chartered accountants. I remember जैसे chartered accountants के पीछे हमारे starting 80s, end of 80s and beginning 90s, we used to see chartered accountants with a big Almira on the back side and पूरे ITRs लगे हुए हैं और उसमें एक बहुत बड़ा 7-8 बुक्स का सेट है जिसमें कन्वेंसिंग लिखा हुआ है और शुरू में शायद समझ नहीं आता था कि ये इतना इम्पोर्टेंट सेट ऑफ बुक्स क्यों है. Gradually it has proven its own importance. And I even remember the time when my mentor and my guru with whom I started my initial days of practice, and हम उस वक्त मैनुअल ड्राफ्टिंग का प्रोसेस होता था. अगर कोई पेपर हाथ से लिख करके आपने 3 पेज 4 पेज 5 पेज बनाया और when you show it to your mentor, your guru, और वो पूरा उसको लाल करके मतलब इतने सारे करेक्शंस निकाल देते थे. तो probably from that time I realized the importance of good drafting because एक पूरे I was a qualified chartered accountant and मेरे पूरे लेटर को वो इतना लाल पीला कर देते थे. तो probably it was a good message to me which made me realize the importance of drafting. Now all said and done about drafting, let me come to another aspect. So it is clear that knowledge and understanding of law and communication skills, these are the two most important part of our communication. Now, when you appear before a officer, more than your communication, your body language, and there are other ways of communicating which are available in case of course, search and seizure case. But of course, in a faceless case, you don't get the opportunity of personal interaction, which is very limited at present. Whether you get a opportunity or not, it has not been clarified as yet. But in search and seizure matters, of course, you get an opportunity. But then whatever you are writing, whatever you are submitting, that becomes an evidence or that becomes a basis for all future litigations. And that is why even in a personal interaction like search and seizure, it is very important to see what you are submitting to the officer. Now, search and seizure being a very different term, I understand most of the professionals here would agree that search and seizure is a practice where very little number of chartered accountants are into this specific practice because section 153A, B, C, these are specific sections enshrining the process of assessment for such cases. Whereas usually chartered accountants are not dealing with these sections, and therefore it becomes a very specialized set of activity. And even an SSC is avoiding, is trying to
locate a known or a professional chartered accountant like Sanjay Agarwal ji for his search cases. So it is an area where the normal set of chartered accountant professionals are not getting as many opportunities. Now, effective April 1st, 2021, this situation has changed drastically because of the introduction of new provisions for search and seizures, where instead of 153A, B, C, you have section 147, 148 governing the assessment for such cases as well. Now, 147, 148 is very close to heart of all practicing chartered accountants, and probably these sections anybody is comfortable in handling this, and probably in the time to come, everyone would be able to handle search and seizure matters. So I think it is a very good opportunity that a person like Sanjay Agarwal ji is here with us to to guide us through this change and to advise us on how drafting would be done in search and seizure cases, irrespective of the fact that we have different sections dealing with search and seizure matters. What is more important is that the concept of search and seizure remains the same. The nature of questions which would be raised, the assessing officer, while assessing, would raise the same type of issues like what are the documents that you have, what are the assets you have, what are disproportionate assets you are having, what is gold and jewelry you are having, and what are the the documents that have been identified at your end. All those issues, your loans and advances, your deposits, your the assets owned by your family members, all these aspects will remain the same, because assessing officer would concentrate on the same kind of issues and you would have to reply. And then in a written communication, it is very important that to understand that what you are writing and what the other person is understanding, there can be a big gap. So you may be writing your heart out on a letter, but the officer there would not understand the sentiments and would not understand the intentions behind it, and would read only the words and sentences that you have written. Now, this is where a gap is there, and that is where I would request dear Sanjay ji to pick up those specific situations and ensure that we don't miscommunicate. Whatever we are communicating is exactly what we intend to do, and in the process we are not revealing something which is not supposed to be revealed. So with this aspect in mind, I think I would not like much time to be taken on air, and I'll request dear Sanjay ji to start with his deliberations. And of course, if there are any queries in between, we would be very happy to take them. And I think Sanjay ji would decide whether he would like to take them in between or as and when, or maybe at the end of the session. So over to Sanjay. Thank you, Sushil Bhai, for giving the kick start to the deliberation. And today we have many special guests available on the panel. Let me first of all pay my regards to C. Ashok Batra ji, जो कि आज अवेलेबल हैं, कुछ काम कर रहे हैं अपना, लेकिन उनके आशीर्वाद और डॉक्टर गिरीश आहूजा जी के आशीर्वाद के बगैर आपको मालूम है हमारी वॉइस ऑफ सीए का कोई औचित्य नहीं है। और प्रदीप गोयल जी आज ज्वाइन कर रहे हैं, स्मार्टली हंस भी रहे हैं। अतुल पुरी जी तो हमारे रेगुलर पैनलिस्ट हैं। सिद्धार्थ जैन साहब भी आज आए हुए हैं, ये इनको डांट पड़ी है तभी ये आज पेश हुए हैं। दुग्गल साहब चंडीगढ़ से हैं। श्रीवास्तव जी को मैं हमेशा अपना डायरेक्टर जनरल बोलता हूं, और सर्च में तो ये स्पेशली आप जरूर हमारा दी वॉइस ऑफ सीए पे प्ले जरूर देखें।
चाहे वो पुराना हो गया है, अब हम उसको थोड़ा नया करना चाहेंगे, लेकिन जरूर देखें। और उसमें अनिल जी का रोल जो है डायरेक्टर जनरल का है कि कैसे सर्च वारंट किसी का साइन करते हैं और इनको दर्द भी नहीं होता है साइन करते वक्त, तो ये हमने देखना है। तो आप जरूर देखिए हमारा वॉइस ऑफ सी का 3 घंटे का प्ले है। वीरेंद्र कपूर जी हमारे जम्मू से हैं, नीलकांत टारगिया जी हमारे चंडीगढ़ से हैं, गौरव गुप्ता जी अमृतसर से हैं, और हमारी मास्टर ब्रेन जो टेक्निकल असिस्टेंट दे रही है वो हमारी दिल्ली से एसोसिएट कर रही है, और रफुल्ला साहब भी हैं, नरेश कुमार जी, नमन जैन मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, राजकुमार गुप्ता जी, ऋषभ माई सन, अभिव्यक्ति शी इज ASAP सुशील अग्रवाल जी के ऑफिस से हैं, आज स्पेशली ज्वाइन किया उन्होंने, नरेश कुमार, रजत अग्रवाल हमारे पास चेयरमैन हरीश अग्रवाल जी के सन है, और ये भी काफ़ी सर्च एंड सीजर के केसेस कर रहे हैं। साक्षी का इंट्रोडक्शन मुझे ज़्यादा नहीं है। प्रदीप जैन साहब भी हमारे कन्वेनर हैं, विशाल थापा जी जम्मू से हैं, करण अग्रवाल हमारे दिल्ली से हैं, यंग एंड डायनेमिक मेरे जो है वो मार्शल्स के अंदर जो है इनका है, और संजय जी हमारे जो है। इसके अलावा अगर कोई रह गया हो तो मैं उससे क्षमा चाहूँगा। मैं एक दो चीज़ें अपनी बताना चाहूँगा बिफोर आई स्टार्ट एनी टेक्निकल डेलिब्रेशन। एक तो सर आप हम लोगों का टेलीग्राम ग्रुप और वोका कनेक्ट जो आपको पैनल में दे दिया जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि क्या हो गया, मेल जो हम भेजा करते थे वो मेल जो है एक तो डिले उसके अंदर होने लगी, दूसरे कई चीजें क्या हो गए, सर्वर जो है वो उन्होंने इंटेलिजेंट इतने लगा दिए कि बल्क मेल को वो स्पैम में भेज देते हैं। एज सच वो जो है हमें डिफिकल्टी अब होने लगी है। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारे वोका कनेक्ट ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको हर चीज इंस्टेंट मिलेगी। उसके अंदर आपको प्रोग्राम, वीडियो, एक मिनट आवाज कंट्रोल हो, सबको म्यूट करें। हेलो, am I audible now? Yes, yes. ओके, सो आप उनको जरूर करें क्योंकि हमारी सारी चीजें आपको अपडेट वहां से मिलेंगी। दूसरा, हम एक अपनी ऐप लॉन्च करने वाले हैं, वो बिल्कुल फाइनल हो गई है, उसके अंदर डेटा अपलोड हो रहा है, और 2009 से हम कोशिश कर रहे हैं कि जो डेटा voiceofca.in वेबसाइट पे है वो उसकी जगह ऐप पे आपको सब अपकमिंग और प्रोग्राम, वेबिनार, सब नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम अपने मिलते रहेंगे। इस ऐप को हम आगे भी इम्प्रूव करेंगे, कनेक्शन के लिए, कनेक्ट करने के लिए, अपने बैचमेट ढूंढने के लिए, आपको अपने आर्टिकल ढूंढने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इसको हम अपग्रेड करेंगे। सो दिस इज लिटिल बिट फ्रॉम द वॉइस ऑफ सीए। पीपीटी प्लीज। नाउ लेट मी कम टू the practical tips for the post search and some of the drafting, and I will try to cover little bit about 148 new regime also. Okay, एक छोटा सा मेरा वो कर दो, या yes. So this is a little bit disclaimer. ये disclaimer है, हमको देना जरूरी है क्योंकि कोई चीज़ कहीं चेंज हो गई, कोई लॉ या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई तो कहीं कोई ऐसा हमारे से ना चीज हो जाए, तो that is why this is standard disclaimer. Kindly go through with it. Now, what is the impact and of the amendment which have been made by Finance Act 2021? जैसा कि अभी सुशील जी ने बताया कि 153A to 1, जैसे मैं आपको पहलाऊं कि जो मेरे 32-33 साल के एक्सपीरियंस में आई एम 86 क्वालिफाइड, सो व्हाट आई हैव सीन दैट इट हैज सर्च एंड सीजर हैज सीन लॉट ऑफ जर्नी. When I started my articleship at that time, section 132 used to be the only operative section, and all assessment relating to search are to be conducted in a normal manner. There was no special machinery for search and seizure. Then a change has come in the form of 158 BC, where they have started
doing the cases of 10 year together, and there used to be a single assessment for one SSE for 10 year. And this particular sort of assessment was very good, and it has run a long period. But later on, I do not know why a stabilized system by the exchequers have been converted into 153A and 153C. The object is to assess the undisclosed income, and as such, there was, when 158 BC was there, 10-year assessment, 1 year you have a loss, another year you have a undisclosed income, it used to get adjusted. But now 7 assessment in 153A to 153C, they are prior to amendment in Finance Act 2021. But this regime, which has gone changes from 6 year to plus 4 year and 1 current year, 11 year, it was there. Now later on today, it is again reduced to you can say to 3 years plus 7 years on account of any increase in the assets or beyond 50 lakh rupees. So now the such regime will be akin to our reassessment under section 147, 148A. Now this will be the process. The only difference between this and 148 normal assessment is this: for the purpose of such assessment, the 3 year, if they have to open, because they will be compulsory opened 3 years minimum, any such warrant which is executed, it has to be you can say a assessment, it has to end with an assessment, minimum 3 years is to be open. In 153A, there was one special circular which has come, and I remembered that circular, and it has been used in some of the cases by us. It is not necessary that your 6th assessment year will reopen necessarily. There was an exception. One exception was, if suppose the money has been seized and there was an election code in that area and that money was handed over for the election purposes, then in that case, your 7 assessment year, 6 assessment plus 1 current will not be reopened. Rather, your only current assessment will be opened and will be treated as a search assessment. But so far as other normal searches are concerned, these provisions were not existing. I've handled a case where it was a normal search, but was within the election code. So we requested them, look, you cannot do the normal assessment. This money was transferred and it has been intimated to the Election Commission. And as such, that assessment was restricted to 1 year. So this was important, and I don't know whether the similar type of circular will also come in section 132 now, in the new regime after 31st March. So let us hope that such circular in the spirit of that particular, you can say, in which it was issued, it will be also there. So friends, any search up to 31st March is supposed to be now today, whatever assessment we are handling, they are for 6 years. तो ये 6 साल केस हैं और 4 साल हमारे और खुल सकते हैं. लेकिन जो रिजीम हमारी बाद में आएगी उसके लिए जो है, मैंने अभी बताया कि जो है वो आपके 6 साल की जगह 3 साल प्लस 7 इयर्स जो हमारे दूसरे हैं, वो जो है उनके क्राइटेरिया अलग हैं. वहाँ 50 लाख रुपीस से ऊपर का जो है वो अपना असेसमेंट होगा, तभी वो कर पाएंगे. ये थोड़ा सा मैंने लीगल प्रोविजन के बारे में थोड़ा सा बताया. इम्पोर्टेंट छोटा सा मैं एक जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1/4/17 के बाद जो 6 इयर्स की जगह 4 more years 10 year वाला इन एग्रीगेट ऑफ 10 years, और उसमें 7 साल भी खुल सकते थे, 8, 9, 10. करंट ईयर तो अलग है, तो 11 साल तक जो है टोटल आपको सर्च असेसमेंट डालने पड़ते थे. लेकिन इसके अंदर एक बहुत बढ़िया बात इन्होंने करी थी कि एसेट को डिफाइन किया था. 50 लाख रुपीस कैसे कैलकुलेट करने हैं,
और हर साल में या एग्रीगेट के अंदर 50 लाख रुपीस के उसको इन्होंने कहा। तो वो जो डेफिनेशन थी वो बहुत अच्छी डेफिनेशन थी, उसको अभी यूज भी नहीं कर पाए और वो चेंज हो गई। अब जो नए प्रोविजन में इन्होंने उसका एक सर्कुलर भी दिया है, तो इसको भी जो है हमको इम्पोर्टेंट है देखने वाला। दूसरी बात, सर्च असेसमेंट के अंदर हमें 2-4 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि केस लॉ कहाँ पे देना है। जैसा कि मैं थोड़ा सा आपको कल का ब्रीफ करूं जो नए हमारे पार्टिसिपेंट हैं, कि किसी भी असेसमेंट को या फेसलेस हो चाहे फेस विद फेस हो, आपके आमने सामने हो, 3-4 चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना है। एक तो हमारे फैक्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए और एक लक्ष्मण रेखा ड्रॉन होनी चाहिए कि मुझसे क्या पूछा और मैंने क्या जवाब देना है। उसके अलावा लॉ या लीगल इश्यूज उनको भी हमको टाइम टू टाइम रेस करना है, क्योंकि लीगल इश्यूज अगर आपने नहीं रेस किए बाद में कई बार बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और ये एक लक्ष्मण दास खंडेलवाल का केस, इसमें बहुत जो है इम्पोर्टेंट एक पैरामीटर बताए कि अगर आपका 143(2) का सर्विस ऑफ नोटिस नहीं हुआ है विद इन द पीरियड मेंशन इन, बिकॉज सर्च के असेसमेंट जो भी होते हैं उस पे 139 और उनके जो रिलेटेड सेक्शन है वो सारे पेरीमेटेरिया आपको लगते हैं। और 153A(1)A ये कहता है कि इफ सच रिटर्न इज फाइल्ड under section 139, so this will be presumed that all return which you are filing, they will be treated as return filed under section 139, and all return which are filed under section 139 have necessarily to be initiated only through a notice under section 143(2). बहुत सारे स्कूल्स के और जजमेंट इधर उधर आ रहे हैं, लेकिन अभी मेरे हिसाब से ये खंडेलवाल की जजमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमको ध्यान में रखनी है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन मेरे पास आया, ये अभी कभी टेस्टिंग के लिए नहीं आया। फॉर एग्जांपल क्या हुआ, एक केस में काबुल चावला लगा के उन्होंने असेसमेंट नल एंड वाइड कर दिया। क्लाइंट हमारा खुश हुआ कि मेरा सर्च का असेसमेंट नल एंड वाइड हो गया, लेकिन जिस दिन वो जो असेसमेंट पेंडिंग था जब सर्च हुई, तो अब जो है इसका प्रोवाइजो यूज करके उनको फ्रेश नोटिस आ गया, क्योंकि ये प्रोवाइजो ये कहता है कि अगर आपका अबेट हो गया इस वजह से क्योंकि सर्च हो गई और वो एनल हो गया, डिलीट हो गया तो नहीं, अगर उन्होंने एडिशन डिलीट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर असेसमेंट एनल कर दिया, ट्राइब्यूनल ने कर दिया, चाहे जो है सीआईटी अपील ने एनल कर दिया, तो जो है आपको जो अबेटेड असेसमेंट है 2 या 3-4 साल के जो आपके पेंडिंग पड़े हो उस टाइम जिस टाइम सर्च हुई हो, तो वो सब जिंदा हो जाएंगे। तो ये प्लीज बड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं आपकी कोई भी प्लीडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि एनएल कर दो, आपकी प्लीडिंग जो है ये होनी चाहिए डिलीट कर दो या रिड्यूस कर दो या उसको सस्टेन ना करो, लेकिन एनएल नहीं होनी चाहिए। आपकी ड्राफ्टिंग के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सर, अब हम कुछ टाइम लिमिट देखते हैं, जो कैसे कैसे टाइम लिमिट जो है वो गवर्नमेंट ने चेंज करी। पहले 1 अप्रैल 2018 से जो सख्त सर्च हुई उसमें 21 मंथ्स मिलते थे फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच ऑथराइजेशन वाज एग्जीक्यूटेड। नाउ this was reduced from 1st April 18 to 31st August, and it has been reduced to 18 months, but 31st March 2017. This limit was extended to 31st August 2021 recently because of the TOLA and the section 3 of that. And so far as any search will be conducted in financial year 2021 or 21-22, for that they have kept the time limits for conducting or concluding the search proceeding up to only 12 months in which last authorization was executed from the end of the financial year. So अगर मान लीजिए अप्रैल में सर्च हुई तो हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, सपोज अप्रैल 21 में कोई सर्च हो गई तो हमारा 21 खत्म होगा मार्च 21 में।
तो आपका मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये 8 महीने तो ये मिल गए और 12 और आपको मिल जाएंगे। तो 20 महीने में आपकी सब ये कम्प्लीट हो जानी चाहिए, खत्म हो जानी चाहिए, अनलेस अनटिल कोरोना का कोई इफेक्ट हो और उसकी वजह से वो भी एक्सटेंड हो तो बात अलग है, अदरवाइज ये जो है कंक्लूड हो जानी चाहिए। ट्रांसफर प्राइसिंग की वजह से टाइम एक्सटेंड हो जाता है 12 मंथ्स, वो वही है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है। इसी तरह जैसे 153C या जो अदर पर्सन हैं जिन्हें हम कहते हैं, अगर उसकी वजह से कोई हो रहा है तो वहां भी 9 मंथ्स और 12 मंथ्स की डिफरेंट जो है 2 टाइम लाइन्स है। सो ये जो है हमारा जो है वो थोड़ा सा हुआ है। अब हम थोड़ा सा चलते हैं जो हमारे नए प्रोविजन आएंगे उसकी तरफ। नेक्स्ट करो। Now notice has to be issued in 148. Now in this it is written, provided that no notice under this section shall be issued unless there is a information with the assessing officer, we suggest that the income chargeable to tax has escaped in the case of SSC for the relevant assessment. ये normal के लिए लगेगा। अगर आपके सर्च केस के लिए इन्होंने क्या कहा, ये 148 की जो है वो 1 अप्रैल 21 के बाद है। ये भी लीगल इशू में काम आएंगे। मैं इनको थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ बिकॉज टाइम लिमिट्स वगैरह जो है इसको मैं नहीं कवर करना चाह रहा। हाँ, ये जरूर एक चीज बता दूंगा कि जो 3 साल का मैंने ऑलरेडी बताया है कि इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने दे दी कि सर्च असेसमेंट में ये 3 साल के लिए किसी भी तरीके का 148A और उसका जो प्रोसीजर है वो नहीं फॉलो करने की जरूरत है और इसके लिए टाइम लिमिट की कोई उनको प्रॉब्लम नहीं। हाउएवर अगर वो इन द फॉर्म ऑफ द एसेट मिलना है और वो उसको एक्सटेंड करना चाह रहे हैं बियॉन्ड 3 इयर्स तो उनको जरूर वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा पॉइंट्स विच शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कौन से डॉक्यूमेंट जो असेसी से बिलोंग करते हैं वो आपके सीज हुए। ये डॉक्यूमेंट फिजिकल भी हो सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, पेन ड्राइव्स, जिप ड्राइव्स, क्लाउड, किसी भी तरीके की मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक बी डिवाइस में अगर स्टोर हैं तो उनको भी आपको एनालाइज करना है जो आपसे रिलेटेड है। दूसरा पॉइंट हमको क्या रखना है ध्यान, ये प्री सर्च एक तरीके से आप कह सकते। दूसरा हमको ध्यान रखना है कि हमको जो इनके फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है कि मैं अपने दोस्त के साथ 12 बजे मिलूंगा 15 तारीख, क्यों मिलूंगा, क्या फाइनेंशियल डील है या उसके पीछे क्या राज है, इसके बारे में वो डॉक्यूमेंट या वो सॉफ्टवेयर कोई चीज नहीं बताता। तो क्या इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है? नहीं, देयर इज नो फाइनेंशियल इम्पैक्ट। सो आई हैव टू डिसाइड कि इसका कोई फाइनेंशियल इम्पैक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो पेपर को इग्नोर कर दीजिए और वो डम डॉक्यूमेंट है। बहुत बार जो है कोड वर्ड में लोग लिख लेते हैं और उसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो डम डॉक्यूमेंट लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं सर, डॉक्यूमेंट अपने आप पे जो है वो जो बोलता है। फॉर एग्जाम्पल एक जो है उसके ऊपर लिख दिया एस्टिमेट, तो वो कह रहे हैं सर ये तो एस्टिमेट दिया था हमने। कोई बात नहीं, वेरी गुड, आप उस प्रोडक्ट में डील करते हैं, आप एस्टिमेट दे सकते हैं किसी को भी। आपने एस्टिमेट दे दिया जी मुझे ऑर्डर नहीं मिला, कोई बात नहीं, लेकिन आपने उसी डॉक्यूमेंट के नीचे रिसीव्ड लिख रखा है, आपने उसी डॉक्यूमेंट के नीचे एक डेट डाल रखी है, तो ये डॉक्यूमेंट अपने आप में बोलेगा। या उसका कॉरोबोरेटिव एविडेंस कोई साथ में मिल गया, आपने जो डॉक्यूमेंट के अंदर फिगर दी उसका कोई बिल मिल गया, लेकिन उसके अंदर वो जो रेट है
वो रेट बढ़ती है या कम है। तो आपको उस फाइनेंशियल इम्पैक्ट का बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है ये भी आपको डिटरमाइन करना है इन एवरी केस एंड एवरी डॉक्यूमेंट, वेदर इट इज फिजिकल और इट इज इलेक्ट्रॉनिक। अगर उसका इम्पैक्ट है, यस आंसर है, इम्पैक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यस है तो फिर हमको चेक ये करना है उस सीज डॉक्यूमेंट को हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिफ्लेक्ट किया है या नहीं, और अगर नहीं किया है तो हमको उसके बारे में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। और if answer is no, then SSC shall include the financial impact of seized document in the books of account there, and then you should include in the return which you have filed. So ये है, तो ये जो है नेक्स्ट को इधर छेड़ो तो so what I said in nutshell, now I'm telling you that these few things on legal account or factual you have to say. Analyze as I have told you about the document. Now let us also analyze any statement recorded during the year. And now how you will see this, that a statement is recorded? Yes, there is an appraisal report which is not given to the SSC, but normally we can see that in the Panchnama you will come to know that statement किस किस की रिकॉर्ड की गई, क्योंकि पंचनामे में कॉलम होता है जहां पे ये लिखा होता है कि स्टेटमेंट ड्यूरिंग द सर्च किस किस की रिकॉर्ड की गई है। और उसके अलावा अगर पोस्ट सर्च इनमें कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है और उसमें रिकॉर्ड हुई है, तो ये जब हम इन्वेस्टिगेशन में काम करते हैं पोस्ट सर्च बिफोर असेसमेंट, तो हमको ये देखना है कि कहीं और कोई स्टेटमेंट है। फिर हमको दूसरा एक और पॉइंट देखना है, क्या स्टेटमेंट देने के बाद कोई रिट्रैक्शन हुआ तो कहाँ हुआ, कब हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके बाद 127 के अंदर सेंट्रलाइजेशन स्टेट के बाहर हुआ है तो प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिली नहीं मिली, ये लीगल इश्यू को देखना है। अगर पॉसिबल नहीं है कि एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे कि एओ क्या इंक्वायरी करेगा, तो आप अपने आप को ऑडिट रिपोर्ट, नोटिस आइटम, नोट्स टू अकाउंट्स, इन सब से और डॉक्यूमेंट सीज जो हैं इनको एनालाइज करके आप एनविसेस कर लीजिए कि एओ क्या पूछेगा। हियरिंग जरूर अटेंड होनी चाहिए, कोई भी हियरिंग आपकी खाली नहीं जानी चाहिए। दूसरी चीज, आपको रिटर्न रिप्लाई जो देने हैं वो आपको रिप्लाईज इस तरीके से देने हैं डबल मीनिंग नहीं हो और मिसअंडरस्टूड ना हो जाए, मिस रिप्रेजेंट ना हो जाए, कोई चीज ऐसी ना दे दें जो कि कल को कंसीलमेंट की या मिस रिपोर्टिंग की पेनल्टी आपको लगे। एडजर्नमेंट आपको लेनी है तो प्रॉपर लेनी है, उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको बता दें। तो ये जो है हमने कुछ चीजें जो है करी। अब जो है वो जो नटशेल में मैंने बताया था, ये कुछ एक पॉइंट जो है मेरे हिसाब से जरूर यूज होंगे। एक तो इंक्रीमेंटिंग एविडेंस आपके अगेंस्ट क्या यूज हो रहा है, फिर सर्च असेसमेंट में ज्वेलरी के बारे में या वेल्युएबल के बारे में आपसे पूछा गया, आपके सीज हुए या नहीं हुए, वो अगर सीज हुए हैं तो उनको रिलीज के लिए फिर आपको क्या एफर्ट करने हैं। इसके बाद आपकी बुक्स भी रिजेक्ट की जा सकती हैं, अनरिलायबल हैं। आपकी सेल अगर सुप्रेस है उसके बारे में भी असेसमेंट किया जा सकता है। आपकी बोगस परचेजेज हैं वो भी ऐड की जा सकती हैं। नोटिंग की गई है लूज पेपर पे, अगर उनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू है वो भी आपसे पूछी जा सकती है। स्टॉक का डिफरेंस, कैश का डिफरेंस, गिफ्ट, अनसिक्योर्ड लोन, कैश डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट, पेनी स्टॉक ट्रांजैक्शन, न्यू क्लेम क्या किया जा सकता था 153A में या नहीं, ये भी जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इंक्रीमेंटिंग डॉक्यूमेंट इसलिए क्योंकि इसका एक लीगल इशू है। किसी के यहाँ सर्च हुई ABCD की, अब उनके यहाँ आए, उनके यहाँ 20,000 रुपये कैश मिला, एक छोटा सा लैपटॉप मिला और कोई डॉक्यूमेंट और चीज नहीं मिली, छोटे मोटे पेपर मिले। अब सर्च के दौरान उनसे पूछा जा रहा है, उनकी 100 करोड़ की टर्नओवर थी कि जी आप अपने सैलरी की डिटेल दीजिए। फिर उसके बाद पूछा गया कि कितने एम्प्लॉई हैं, क्या क्या डेजिग्नेशन है, क्या क्या ड्यूटीज हैं, और स्टेटमेंट के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, कोई किसी की सैलरी डली हुई है, कोई आपके ऑफिस के खर्चे हैं, कोई आपने कमीशन दिया हुआ है, वो तमाम चीजें पूछी गई।
और एक भी सीज डॉक्यूमेंट का कोई सवाल नहीं पूछा गया। इज इट पॉसिबल? तो सीबीडीटी ने इसके अंदर वेरियस हाई कोर्ट्स ने सबने कहा कि इसको हमको सीबीडीटी ने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, लेकिन वेरियस हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने मीता कुटकुटिया में ये कहा कि अगर इंक्रीमेटिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर्च का असेसमेंट नहीं किया जा सकता। हाँ, रेगुलर असेसमेंट जो कि सर्च के साथ लास्ट 2 इयर्स के हैं उनको जरूर आप पूछ सकते हैं। तो आपको इसके अंदर ये जो है अपने जो ड्राफ्टिंग है उसके अंदर मैं आपको छोटी सी जो है यहाँ स्क्रीन पे नीचे जो है आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये जो है आपका आप एक सेकंड होल्ड करेंगे। ये काबुल चावला का केस हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत कोर्ट किया जाता है और ये जो है इसके अंदर कंप्लीट कहता है कंप्लीट असेसमेंट कैन बी इंटरफेयर्ड with the assessing officer while making assessment under 158(3)(a) only on the basis of some incriminating material unearthed during the course of search which was not produced or not already disclosed or made known in the course of the original assessment held. So काबुल चावला और आपका जो ये कुरली पेपर है इसमें दिल्ली में 81 टैक्समैन में ये कहा गया, ये 81taxman.com है। काबुल चावला 234 टैक्समैन पब्लिकेशन है। .com का मतलब ऑनलाइन वाली। सो जो उसके अंदर साइटेशन अलग दे रहे हैं और इसमें अलग दे रहे हैं। इसके बाद यही जो है केस जो है आपका कोर्ट करके मीता कुटकुटिया वगैरह का सुप्रीम कोर्ट का केस कोर्ट करके आप ये कह सकते हैं कि आप इनके एडिशन नहीं कर सकते। सो दिस इज इन रिलेटिंग टू दी नॉन इंक्रीमेटिंग मटेरियल और इंफॉर्मेशन विच द असेसिंग ऑफिसर इज आस्किंग। मेरे एक केस के अंदर 35-40 क्वेश्चन पूछे गए, एक भी क्वेश्चन सर्च से रिलेटेड नहीं था। लास्ट में क्योंकि 153A पूरा चैलेंज हो जाता तो मैंने कहा साहब आपका सर्च में रिलेटेड तो क्वेश्चन आया नहीं, तो उन्होंने कहा कि जो सीज डॉक्यूमेंट है और जितने आपके डॉक्यूमेंट है वो बताएं क्यों ना ऐड कर दिए जाएं। अरे सर क्या अमाउंट, कौन सा ईयर, किसका हैंड, कॉमन रेजिडेंस में मिल गए, कॉमन ऑफिस में मिल गए, 7 कंपनियां हैं, किसके एंड में, कौन से साल में। तो मैंने कहा साहब हमारा कोई भी अनडिस्क्लोज नहीं। उन्होंने जनरल क्वेश्चन पूछा, मैंने जनरल जवाब दिया। आपको अगर कोई अनडिस्क्लोज लगता है तो आप हमें बताएं, हम उसको देखेंगे। तो बोले यही जवाब है, इतने सारे इनेक्शन है संजय तुमने तो एक लाइन में दिया। मैं साहब आपने एक लाइन में पूछा, मैंने एक लाइन में जवाब दे दिया। ओनर्स किसके ऊपर है कि मैं अनडिस्क्लोज इनकम है, डिपार्टमेंट के ऊपर है, मेरे पर ओनर्स नहीं है कि मैं बताऊं। तो अगर आपको कोई जनरल क्वेरी पूछी गई है तो आप जनरल जवाब दें, स्पेसिफिक क्वेरी पूछी गई है तो स्पेसिफिक जवाब दें। चलें सर, अब जो रिलीज ज्वेलरी कैसे होगी या ज्वेलरी से रिलेटेड चीज़ों को हमको कैसे एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ड्राफ्टिंग के फॉर्मेट में अपना एक स्पेसिफिक प्रेजेंट करना चाहूँगा। क्वेश्चन आंसर आप रेस कर लें, मैं 2-3 जितने मेरे स्पेसिमेन हैं उनको देने के बाद रोकूंगा। मेरे पैनलिस्ट जो हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उनके कोई इनपुट है या मेरे किसी व्यू से वो नहीं एग्री करते हो तो वो फिर हम उस टाइम अपने आप को अनम्यूट करके उसके बारे में क्रॉस डिस्कशन करें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ डिस्कशन के बगैर नहीं फाइनल होनी चाहिए। क्वेश्चन आंसर जितने पार्टिसिपेंट आए हैं अगर उनके क्वेश्चन आंसर नहीं हैंडल हुए तो यहाँ पे समय लगाने का कोई फायदा नहीं, मेरे आपके साथ जो बातचीत करने की कोई फायदा नहीं। मैं अपनी सुपरमेसी नहीं, मैं भी लर्निंग के लिए आया हूँ। बहुत सारे आप लोगों के ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे जो है वो आपसे सीखनी है। मैं आपको बताऊं, मैंने जब प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो लकीली और लकीली मेरे प्रिंसिपल पे ही सर्च हो गई। उनके एक मेजर क्लाइंट पे हुई, दोनों का नाम एक था, वो इनके यहाँ भी आ गए, तो मेरा जन्म ही वहाँ से हो गया। लेकिन 5-6 साल बाद वो क्लाइंट ने ये बोला कि संजय जी अब मैं CA बना था कि भाई आप हमारे यहाँ नौकरी कर लो। मैंने कहा साहब
मैं जो है वो नौकरी नहीं करना चाहूँ। बोले तुम्हें कितने पैसे मिलते हैं? यू विल नॉट बिलीव कि मुझे 2700 रुपये और 2500 रुपये वो और 200 रुपये कन्वेंस के मिला करते आफ्टर क्वालिफिकेशन, आफ्टर बीइंग क्वालिफाइड, एंड आई यूज्ड टू डू सर्च केसेस इन माय ऑफिस। उन्होंने मुझे कहा हम तुम्हें 35,000 रुपये देंगे। उस जमाने में 10 टाइम्स का डिफरेंस था। मैंने कहा साहब मुझे नहीं करनी नौकरी। बोले क्यों? मैंने कहा साहब मैं कुएं का मेढक बन जाऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास 25 लोगों से, 10 लोगों से, 5 लोगों से मिलता हूँ, वहाँ से नई नई प्रॉब्लम, नए नए इश्यूज आते हैं और मैं उनसे सीखता हूँ, मेरा नॉलेज बढ़ता है। मैं आपके पास रहूंगा, आप मुझे इतने पैसे दे दोगे, दूसरा कोई देगा नहीं, और उसके बाद क्या होगा, मेरा कैरियर खत्म हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, वो दिन का मेरा डिसीजन लिया हुआ, आज मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ। आज मुझे 32 साल हो गए क्वालिफाई किए हुए, और मैं 33वें साल में इसी महीने के अंदर अभी आने वाले 2-4 दिन में पहुंच जाऊंगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, मेरा वो एक दिन कहा हुआ, उस समय का लालच छोड़ा हुआ बहुत काम आया, क्योंकि मैं आप लोगों से सीखता हूँ, आप लोगों को ही पूछ पूछ के मैं आगे चीजें बनाता हूँ। तो ये भगवान की माया है। अब मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। नाउ ये 1.1 छोड़ देते हैं, वो कैश से रिलेटेड है, उसको आगे देखेंगे। 1.2, अब सर मैं सबसे पहले जब ज्वेलरी को एक्सप्लेन करूंगा, तो मैं ज्वेलरी, अगर मेरा जॉइंट है, मेरे भाई और मैं एक साथ रहते हैं, मेरे माँ बाप के साथ मैं रहता हूं, या हमारी 3 पीढ़ियां एक साथ हैं, तो मैं सबसे पहले इस सारी ज्वेलरी को अगर अलग अलग नहीं पंचनामे में, वैल्यूएशन में सेग्रीगेट किया है, तो मुझे ज्वेलरी एज ए होल फैमिली एक्सप्लेन करनी चाहिए इंस्टेड ऑफ पर्सन वाइज। अगर सीजर इंडिपेंडेंट हुआ है तो इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन कर। तो अब मैंने ये एक चार्ट बनाया कि एक पंचनामे में श्रीमती BS, श्रीमती RK और श्री BR में कितनी फाउंड हुई गोल्ड, कितने स्टोन, कितनी वैल्यू मिली। ये तो ग्राम्स में बताए, स्टोन कैरेट में बताए, छोटे मोटे स्टोन छोड़ देना, सिर्फ डायमंड लेना, ठीक है जी। और उसकी कितनी वैल्यू हुई, कितनी सीज हुई, कितनी रिलीज हुई, क्योंकि नॉर्मली जब रिलीज होती है तो उसका कोई ना कोई रीजन होता है। उसके बाद एक लॉकर, दूसरा लॉकर, इसके बाद ये तीसरा कोई रेजिडेंस है या लॉकर है। तो टोटल ज्वेलरी पूरी फैमिली में 2790 ग्राम मिली, 93 कैरेट के डायमंड मिले और 1,15,00,000 रुपए का टोटल सामान मिला। इसकी सारी वैल्यूएशन रिपोर्ट भी लगाई। इसके बाद मैंने ये बताया कि सर 1526 ग्राम ज्वेलरी जो है वो आपने एट दिस टाइम ऑफ दिस सर्च ज्वाइंट फैमिली की मान करके ये सब आपने मेरी रिलीज कर दी, और वो आपने इन लोगों के नाम से रिलीज कर दी। अब सर एक सर्कुलर है जो अभी कभी अमेंड नहीं हुआ, 1994 से चल रहा है, और वो इंस्ट्रक्शन नंबर 1916 है, वो मैंने लगाई, और मैंने इसमें बताया कि 2301 ग्राम और 300 मिलीग्राम मेरी फैमिली की एंटाइटलमेंट है। कैसे है वो मैं आगे बताता हूँ, क्योंकि इस सर्कुलर के हिसाब से आपके यहाँ 500 ग्राम पर मैरिड लेडी, 250 ग्राम पर अनमैरिड लेडी, 1 साल की भी बच्ची हो, गर्ल चाइल्ड हो, 250 ग्राम की एलिजिबिलिटी है गोल्ड ऑर्नामेंट्स की, गिन्नी की नहीं, डायमंड की नहीं, और कोई भी मेल हो तो 100 ग्राम उसकी एलिजिबिलिटी है। तो मैंने इनको बताया सर मेरी एग्रीगेट 2790.700 ग्राम की टोटल जो है वो जो है फाउंड हुई है, उसमें से इतनी मेरी उससे सर्कुलर से एक्सप्लेन है, ये मैंने कोट किया। चलिए आगे चलिए। और मैंने ये बताया कि इसमें से 2300 ग्राम ये जो है मेरी एंटाइटलमेंट है। 800 जिनकी बैलेंस शीट थी उनके बेल टेस्ट की रिटर्न थी 86-87 तक की, तो मैंने ये बता दी, और इसके बाद की मैंने कहा कि मेरी परचेजेस है। चलिए आगे चलिए। ये बेल टेस्ट की रिटर्न। संजय जी यहाँ पे एज ए पैनलिस्ट मैं इंटरफेयर करना चाहूंगा। हाँ सर बोलिए। ये सर्कुलर जो है
कि सर्कुलर हाँ, एग्जैक्टली instruction। डजंट, हाँ जो इंस्ट्रक्शन है ये एग्जैक्टली ये नहीं कहती कि इंटाइटलमेंट है, ये इंस्ट्रक्शन ये कहती है कि अगर इतनी ज्वेलरी पर हेड है तो इट शुड नॉट बी सीज्ड। मगर जो इसको सीज नहीं की जा और सकती श्रीवास्तव जी, जो सीज नहीं की जा सकती वो एसेस भी नहीं की जा सकती। देयर आर लॉट ऑफ एम्प्टी नंबर ऑफ जजमेंट। हाँ वो अभी दूंगा, कोर्ट ट्राइब्यूनल ऑर्डर तो कोर्ट अभी में दूंगा। उन्होंने मान लिया कि भाई दिस इज, ये कंसीड कर दिया कि हाँ भाई चलिए ये इसको मान लिया जाए कि दिस हाँ इज जी, एक्सप्लेन यस। बेसिकली दैट इट शुड नॉट बी सीज्ड। नहीं आगे सर, बढ़। आपको बताऊं सीज से नहीं है, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये जो है अब यस इस्टेब्लिश हो गया कि ये हाँ हाँ एंटाइटलमेंट है, कि वो ये कह रहे हैं कि भाई जहां ठीक है वेल इतनी टैक्स है, एसेसी इसको नहीं है। एक्सेप्ट कर लिया जाए। हाँ, यस, इसको एक्सेप्ट तो कर लिया जाए। आपको मैं ये आगे दिखाऊंगा सर। अभी देखो आप, चलो जी आगे बताओ। सर मैंने ये बताया, ये मैंने परचेजेस करी हैं और ये मैंने चेक से पेमेंट दी है, ये मेरे पास, क्योंकि अगर 50 लाख या 25 लाख से ऊपर में मेरी इनकम नहीं है तो मुझे कोई शेड्यूल नहीं है आज की डेट में। पहले बैलेंस शीटें लग जाती थी, अब कोई बैलेंस शीट नहीं लगती है, तो मेरी एंटाइटलमेंट कहाँ से पता लगेगी? ये सर मैंने बताया। अब आप ये बताता हूँ, मैंने ये बताया कि टोटल इतने ग्राम की जो गोल्ड एंड ज्वेलरी है वो मैंने 708 ग्राम परचेजेस से बताई, 2790 ग्राम मैंने सर्कुलर से बताई, और ये जजमेंट बता रहा हूँ श्रीवास्तव जी, जो कि ये कहती है, एक नहीं मैं आपको 15 जजमेंट बताऊंगा जो कहती हैं कि 1916 जो हमारा सर्कुलर है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो एक्सप्लेन मानेंगे हम। हाँ उसको माने। ठीक है जी, तो ये सब अलाउ कर रहे हैं, चिंता मत करो। नहीं है तो ग्राउंड यहाँ नहीं लोगे तो आगे कौन छोड़ देगा? फिर ये राजस्थान कहती है, आप राजस्थान की जजमेंट को मैं नीचे बताता हूँ, ये देखो। अब 1 मिनट होल्ड करो। अब इन्होंने यहाँ पे, मैं ये आपको कर्सर लेके जाता हूँ, 1 मिनट वाला कर्सर कहाँ गया? यस यस, to the extent of 500, 250, lady 100 gram per male of the family will also not be questioned about its source and acquisition. This is Rajasthan High Court, sir. It says it will not be questioned. चलिए नीचे नीचे चलो। ये और बहुत सारे मैंने सर केस दिए, जबलपुर, जयपुर, दिल्ली, गुजरात, ये सारे मैंने केस, इलाहाबाद, इसके बाद दिल्ली आई टेटी आपकी, इनके भी दे दिए। और मैंने कहा साहब मेरी ज्वेलरी एक्सप्लेन है, तुमको मिली नहीं उतनी जितनी मेरे पास सोर्स है, आपके जितने, ये चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कितनी मिली थी और कितनी जो है मेरी वो है। अब हमारा यहाँ पे आके मिल रहे हैं 2790 ग्राम एक्सप्लेन करनी थी, मैंने कर दी। अब डायमंड के ऊपर मेरी वहाँ पे बात अड़ी हुई है कि डायमंड तुमने कैसे करे, 2300 यहाँ से करे और बाकी मैंने 700 यहाँ से कर दिए, 3000 से ऊपर मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब डायमंड के ऊपर एडिशन होगा, वो जब होगा तब देखेंगे। तो ये सर हमारा जो है मैटर था रिलेटेड टू हमारी ज्वेलरी। अब हम चलेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट, कब रिजेक्ट किए जा सकते हैं और हमको कैसे बताना है कि शो कॉज अगर आ गया, नहीं पीछे चलो। या संजय जी, मैं एक छोटा सा क्वेरी ज्वेलरी से रिलेटेड हाँ जी रेज करना चाहता हूँ। मैं 1 मिनट सुशील भाई, हाँ मैं ठीक फिर है। क्योंकि मेरे को आप लोग नजर नहीं आ हाँ, रहे हो, मैं 1 मिनट प्रेजेंटेशन को छोटा कर लूं? नहीं मैं यही हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए। छोटा सा बस एक ये एस्पेक्ट है कि आप इसके साथ अगर कवर कर लो कि जैसे ज्वेलरी अगर किसी पर्टिकुलर फॉर्म में ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, चाहे वो वेल्थ टैक्स में डिक्लेयर्ड है या किसी पर्टिकुलर फॉर्म में डिक्लेयर्ड है, और उसको किसी फॉर्म में मॉडिफाई कर दिया जाता है, माने पहले उसके 5 आर्टिकल्स थे, अब वो 15 आर्टिकल्स बन गए, टोटल वजन टोटल मिला करके चाहे बराबर पड़ रहा है या उससे ज्यादा आसपास पड़ रहा है, बट अगर वो मॉडिफाइड है, अगर वो आपकी डिक्लेयर्ड लिस्ट से मैच नहीं करता है, और क्या आप इस तरह का कोई प्ली ले सकते हैं कि साहब ये वाली ज्वेलरी मैंने गलवा करके दोबारा बनवाई, तो will it be treated as your same jewelry or will it be treated as disposal of earlier jewelry and purchase of a new jewelry? तो थोड़ा सा इस पे आपका clarification I think will be very useful for the audience. सुशील भाई,
आपने ये देखा होगा कि मैंने जो सबमिशन दिया उस सबमिशन में मैंने क्वांटिटेटिव डिटेल के बारे में कोई जिक्र नहीं किया। क्यों? वो इसलिए नहीं किया कि एनी एडिशन हैज टू बी मेड अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट। किसी आइटम का एडिशन नहीं होगा। तो क्या होता था, ये आपको क्वेश्चन रेज किया जाता है जब सर्च होती है। ये एक इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट आपने बढ़िया नोट बताया, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग का पॉइंट नहीं है, लेकिन आपने पूछा तो मैं आप बताना चाहूंगा। जब सर्च के अंदर जो लॉकर या घर में जो ज्वेलरी मिलती है, तो वो क्या करते हैं, ईमानदारी से अगर आपका कोई वेल टेस्ट का असेसमेंट, कोई डॉक्यूमेंट आप नहीं करते, तो 500, 550, 600 ग्राम वो कहते हैं जोन सी बढ़िया आइटम आपको लगती है, अगर आपकी लड़ाई नहीं हुई। अगर आपकी लड़ाई होगी तो वो तो फिर नहीं देगा, तो वो रिलीज कर देते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें वहां मैनेज की जा सकती हैं, आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपको वहां पे अगर वो ये क्वेश्चन कहता है कि ये पर्टिकुलर आपका वेल टैक्स का वैल्यूएशन मिला है सर्च के दौरान या आपने दिया, और ये आइटमें इस टाइम इसमें मुझे नहीं दिख रही हैं, इसलिए ये नई आइटम है या ये जो है आपने कहीं और छुपा रखी है, तो हमको वहां पे आंसर देना चाहिए कि सर ये आइटम नहीं है और ये कभी चेंज हो सकती हैं, बदल सकती हैं, टूट सकती हैं, बट ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो मेरी है वो इससे कम है, अनएक्सप्लेन्ड नहीं है। तो अगर आपका आंसर उन्होंने पूछा वहां क्वेश्चन कि क्या आपने कोई चेंज करी, कुछ करी, आपने बोला नहीं हमने कभी चेंज नहीं करी, और बाद में आइटम अलग अलग निकली, तो आप ट्रबल में। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आपकी जब वैल्यूएशन हो रही है, जब आपने परचेज करी तो कान के अलग से परचेज कर लिए, वैल्यूएशन कराई तो वैल्यूअर ने सेट वाइज वैल्यू कर दी, दो कान के एक झुमका और जो है वो एक अंगूठी को एक सेट बना दिया 4 चूड़ियों के साथ। वैल्यूअर ने चूड़ियां एक तरफ लिख दी, छोटी बड़ी सब। तो अपने को ये कॉम्प्लेक्सिटी अगर वहां नहीं हैंडल हुई है तो यहाँ सबमिशन में देनी है कि साहब मैं इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन करूंगा, ना कि आइटम वाइज एक्सप्लेन। सिद्धार्थ भैया आप कुछ बोलना चाहेंगे, बताएं। अनम्यूट करो। Okay, Sushil ji, just taking it forward from where Mr. Agarwal has, given me this responsibility to take this forward. There can be two situations. जो पहली situation है कि आपने सर सर्च के अंदर explain नहीं किया. There were documents pertaining to the source of acquisition of the jewelry, be it the well tax order or the purchase invoices. And there is a mismatch between the jewelry which is as per documents vis-a-vis the jewelry which has been found. So even in the post-search proceedings, you can always raise a contention that the old jewelry for which the source is duly explained, let's say by virtue of BDIS or by virtue of well tax or by virtue of purchase bills, they were gotten changed because levies, we all know it is their, they keep the jewelry items changing according to the age, according to the taste, according to the likings. And the next question of the assessing officer is that how you made that change or from where you incurred that expense. तो वहां पर आप कुछ ना कुछ आप अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को ऑफर कर सकते हो या कैश की टेलीस्कोपिंग ले सकते हो और उसको we can always put it forward. But this issue is highly contentious. And very recently, ITAT had this opportunity. I am talking about ITAT's Delhi bench in Shalini Chawla. They had this opportunity to explain this particular issue, and they said where the assessee has been able to satisfactorily explain the source of the jewelry found on the date of search.
then as long as the explanation is a plausible explanation, that has to be accepted. It is a similar case, having similar facts which I have discussed with you. तो आप इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं सर. ठीक है सर. Anything else? Can I Thank you, continue? Ji. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Ji. Chalo. Now let me go to the second point. This is good that interaction should take place. अब सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके रिजेक्ट हो रहे हैं. देखो मैं फिर यही बता रहा हूं, ये एक स्पेसिमेंस है and this specimen may suit you, may not suit you, but I am in drafting, I am not in law. I am saying that what they wanted to say. अब मुझे शो कॉज नोटिस उन्होंने दे दिया कि 145 में तुम्हारी बुक्स क्यों ना रिजेक्ट कर दी जाए और तुम्हारा प्रॉफिट 3 करोड़ रुपए क्यों ना मान लिया जाए कि आपकी जो एलिज पेपर कंसर्न है उसकी वजह से आपका इतना होना चाहिए. तो अब सर मेरे को बताना है कि 145 क्यों नहीं लगेगा, मुझे मेरी बुक्स क्यों नहीं रिजेक्ट की जा सकती. यस, मेरी बुक्स के अंदर कमी हो सकती है, उससे प्रॉफिट डिटरमाइन किया जा सकता है, अनडिस्क्लोज इनकम डिटरमाइन की जा सकती है, लेकिन उनको ऑल अलोंग अगर आप रिजेक्ट करें तो वो पॉसिबल नहीं है. तो मैं उसको कैसे करता हूं. अब मैं बोल रहा हूं, ये थोड़ा सा बड़ा. It is a well settled principle of law that revenue cannot make any addition by presuming any facts and circumstances against the assessee. It is for revenue to prove the allegation leveled by them really exists. It is fundamental principle that one need to take any assumption and presumption in the taxation statute. In order to reject the books, the AO should bring out that there has been a clear infringement of accounting standard or accounting principle and prove that the same by way of concrete and material evidence and not merely on the basis of some assumption and presumption. It is undisputed law of the land that suspicious, however strong cannot, ये मैंने judgment से चुराया कहीं, however strong cannot take place of evidence and proof, and addition can be made only on the basis of relevant material and concrete evidence and not on the basis of mere surmises, conjecture, suspicious, presumption or assumption. Therefore, rejection of book account must even considered after providing clear and material instance of any error, misrepresentation, that gives rise to any material. Word material is very important. अगर 100 रुपए की mistake 10 लाख रुपए में से मिल गई, it cannot lead to rejection of books of account. It has to be have a material and quantifiable concealment of income and must be based on material evidence. On rejection will clearly specify the valid reason of such rejection or any defect in the audited books of account. सर हमारे ठप्पे को लोग ठप्पा कहने लग गए, लेकिन मैं आपको बता दूं आज भी ऑडिटेड बुक्स ऑफ अकाउंट को बहुत तवज्जो दी जाती है. ये सर मैंने इसके अंदर इसको एक्सप्लेन किया, ये एक सुप्रीम कोर्ट का केस कोट किया, इसके बाद ये आपको बताए ये सारे केस लॉ कुछ. अब ये क्यों दे दिए, वो तो पढ़ता ही नहीं है, नहीं पढ़ो, अपील में काम आएंगे. और इसके बाद ये सर आपके 50 और जोड़ सकते हो, ये तो जितने मुझे ठीक लगे मैंने डाल दिए, जो मुझे लगे मेरे सर्कमस्टांसेस से मैच हो रहे हैं. अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल देखते हैं, पटियाला डिस्ट्रिक्ट में पंजाब हरियाणा क्या कहते हैं. सर हाँ जी सर, एक क्वेश्चन इसी के साथ रिलेटेड कि जैसे जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट रिजेक्ट करता है, क्या उसी के साथ ही सर स्पेशल ऑडिट भी साथ में करा सकता है वो अपनी पावर में? जैसे इमीडिएट साथ ही जैसे बुक्स ऑफ अकाउंट से रिजेक्ट किए, लेकिन स्पेशल ऑडिट के लिए रिक्वायरमेंट मिनिमम ये है, कॉम्प्लेक्सिटी बतानी पड़ती है उसको. क्यों नहीं कर सकता? क्वांटिफाई करना पड़ेगा ना सर उसमें साथ. क्वांटिफिकेशन नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी. आपके अकाउंट्स जो है गपड़गंजू बने हुए हैं, या आपके डॉक्यूमेंट इधर से उधर जा रहे हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ से रिलेट कर देते हो, कोई एंट्री यहाँ से एक्सप्लेन कर देते हो, या एंट्रियाँ जो हैं आपकी ऐसी हैं, तो उसको बताना पड़ेगा कि आपका मैटर कॉम्प्लेक्स है,
इसलिए वो डिटरमाइन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब वो स्पेशल ऑडिट में भेजता है तो वो एक्सपर्ट को देता है और वो ये कहता है कि मैं इनकम्पिटेंट हूं, मैं इस टाइम कॉम्पिटेंट नहीं इनकम कंप्यूट करने के लिए। उसकी सर रीजनिंग साथ में नहीं पड़ेगी ना उसको, साथ में नोटिस में वो तो अपने नोटिस के साथ नहीं देता है, वो कमिश्नर पे जब अप्रूवल लेनी होती है तब वो कमिश्नर वहां पे कोट करता है। हाँ वहां पे कोट करता है कि ड्यू टू दिस रीजन, ये रीजन है, और कमिश्नर उसके बेसिस पे अप्रूवल लेता है। आरटीआई में ले सकते हो आप। संजय जी मैं कुछ ऐड करूं इसमें? हाँ बोलिए अगर ना वो सर। स्पेशल ऑडिट करेगा तो फिर 145(3) इन्वोक नहीं कर सकता सर वो सजेशन अगर आ गया, मान लीजिए स्पेशल ऑडिटर ने कह दिया कि इसकी बुक्स रिजेक्ट करो, फिर क्या करोगे? अगर पहले आपको अप्रूवल तो देगा ना, फिर आपने अप्रूवल हाँ, लेगा। तो अप्रूवल नहीं हो और तो अगर आपके कंप्लेक्सिटी, ऑडिट रिपोर्ट पे डिपेंड करती है ना सर। हाँ बिल्कुल। हमारे एक केस में उसने कहा इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट ही बोगस है, तो फिर क्या करेगा? 145(3) तो लगाएगा ना। नहीं, अगर उसने कम्प्लेक्सिटीज के बारे में स्पेशल ऑडिटर ने कह दिया, हाँ स्पेशल ऑडिटर ने कह दिया ये बुक्स ऑफ अकाउंट फर्स्ट है, तो फिर तो है ही नहीं, फिर तो रिजेक्ट होनी है ना फिर तो। हाँ तो रिजेक्ट होगी। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि स्पेशल ऑडिट होगी तो 145(3) नहीं लगेगा। नहीं, अगर उसने स्पेशल ऑडिट कराना है तो नहीं बुक्स रिजेक्ट कर सकता, हाँ जी, उसके बाद ही कर सकता है। हाँ वो चीज अलग है, क्योंकि स्पेशल ऑडिट को अगर एक्सेप्ट हो गई तो उसको कुछ करना ही नहीं है, उसके बाद तो रिपोर्ट के बाद ही करेगा। एब्सोल्युटली सर मैंने इसलिए इसके अंदर ये सारी चीजें कोट करी क्योंकि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट को रिजेक्ट करने के लिए उसने कोई रीजन नहीं बताया। बोला ये तुम्हारा 3 करोड़ रुपए की एंट्रियां जो है वो अनएक्सप्लेन्ड है, इसलिए किताब एक्सप्लेन नहीं है, बोगस परचेजेज है। मैंने उसको कहा अगर आइटम में तुम्हारी जो है परचेज की बोगस तुम कह रहे हो तो मेरा माल सेल भी तो हुआ है, सेल भी बोगस है। तो उसको मैंने ये जवाब दिया। चलिए सर नेक्स्ट, suppression of sale. Now now let us come to the suppression of sale. अब सर पर्चियां मिल जाती हैं, थर्ड पार्टी के अकाउंट मिल जाते हैं, कोई जो है किसी की कंफर्मेशन में उल्टा सीधा लिखा आ जाता है, या आपके कोई ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपकी अंडर बिलिंग पकड़ी जाती है, या कोई ऐसी चीजें पकड़ी जाती हैं जो कि कहीं से उनको पता लगती हैं। जीएसटी से आजकल इंफॉर्मेशन उठा जाती है, आपने सेल करी, अगले आदमी ने जो है पर्चा रखा हुआ उसके यहाँ सर्च होगी, उसकी वजह से आपके यहाँ सर्च हो रही है, तो आपका मतलब सर आपके नहीं है, मतलब क्लाइंट के यहाँ। तो ये सब चीजें आपकी असेस हो सकती है। एक जस्ट so now this is important how we have to deal in this। चलिए नेक्स्ट, सुपरेशन में मैंने थोड़ा सा ही बताया। ये सुपरेशन ऑफ सेल के अंदर मुझे जो डॉक्यूमेंट देने चाहिए वो नेम, एड्रेस, बायर, ब्रोकर, सेल इनवॉइस, सेल रजिस्टर, बैंक स्टेटमेंट, जो भी आपके पास हो सब दे दो, छोड़ो मत कुछ भी। ई वे बिल, मूवमेंट ऑफ गुड्स, लेकिन ऐसा ना हो ई वे बिल दे दिया, स्कूटर निकल आया ट्रक की जगह, आपने अपना सिर जो है खुद ही ओखली में डाल दिया। तो ये चेक करा लो सर, आजकल तो वाहन पे सब कुछ पता लगता है। थोड़ा सा एक्सर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्च केसेस के अंदर आप सोचो कि 4 लाइन लिख के केस हो जाए तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ तो डीप इन्वेस्टिगेशन होती है सर। सेल टैक्स से पता लगना पड़ेगा, जीएसटी रिजीम, सेल टैक्स नहीं है तो जीएसटी रिजीम होगा, सीएसटी की, जीएसटी की रिटर्न्स जो है बायर की वो आपको हो सकता है देनी पड़ जाए कहीं से। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्वांटिटेटिव डिटेल आपको देनी पड़नी चाहिए अगर आपके ऊपर कोई सुपरेशन का कोई ऐसा आपको एलिगेशन लगा है। इसी तरीके से बोगस परचेजेस में भी आपको ये सब चीजें देनी चाहिए, क्योंकि आपका वहां पे भी ये सारे डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम आपको बोगस परचेजेस का और सेल को आप उसमें पैरामीटर सेम सा रिप्लाई है। अगर आपको ये देना है, ये क्या कहता है, इतने अमाउंट है, ये पेपर कंसर्न है,
ये अकाउंट है उस पेपर कंसर्न का जिसमें वो एंट्री जो तुमने 15,50,000 का चेक्स दिए हैं वो उसके इस अकाउंट में जा रहे हैं और उसकी स्टेटमेंट है कि ये जो है बोगस है, मैंने तो डब्बा दिया। अब जो है हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको जो 50 की है उसकी रेलेवेंट कॉपी ऑफ अकाउंट दे रहे हैं। अब उसका हमने परचेज बिल भी दिए, स्टॉक रिकॉर्ड दिया मैंने मार्केट कमेटी का, ऑडिटेड फाइनेंशियल दिए, क्वांटिटेटिव डिटेल मैच कराई। उसके बाद फिर मैंने उसको कहा कि अगर मेरी परचेज बोगस है तो सेल कहां जा रही है, सेल भी बोगस है, या तो माल खरीदा नहीं तो बिक कैसे गया। जब मेरी क्वांटिटेटिव डिटेल 100 ग्राम अगर गुड़ आया और 80 बिक गया, 20 स्टॉक मैंने दे दिया, तो तुम मेरे को 60 ग्राम का गुड़ जो आया था वो बोगस कह रहे तो बिका क्या। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट स्टेप उस आदमी की स्टेटमेंट जो पैरा 1.3 के अंदर मैंने जिस आदमी के बेसिस पे वो स्टेटमेंट हुई, जिसको मैंने बोला कि मुझे क्रॉस करने को दो, जनरल है स्टेटमेंट, वो स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है। मैंने कॉपी ऑफ स्टेटमेंट लगाई, फिर मैंने कहा डिपार्टमेंट कैसे रिलाई कर सकता है उसके ऊपर। फिर मैंने कोर्ट ऑफ केसेस दिए, ओडियन बिल्डर का सुप्रीम कोर्ट, 1 मिनट, ओडियन बिल्डर सुप्रीम कोर्ट बहुत बढ़िया केस है सर, 110 टैक्स बैन के अंदर आया, कहता है द एंटायर डिसअलाउंस इन दिस केस इज बेस्ड on third party information gathered by investigation wing of the department which has not been independently subject to further verification by the AO who has not provided the copy of such statement to the appellant, thus denying opportunity of cross examination to the appellant who has prima facie discharged the initial burden of substantiating the purchases through various documents including purchase bill, transportation bill, confirmed copy of account, etc. अब सर आप उसको स्कूटर के बिल दे दोगे और माल आप मशीनरी दोगे तो कैसे होगा, वो तो आपके अगेंस्ट हो जाएगी। सो बी केयरफुल, आपको वाहन की साइड से ये देखना चाहिए। फिर मैंने ये 2-4 लंबी चौड़ी, पैसे भी तो दे रहा है सर, क्लाइंट को लिख के नहीं देंगे तो कैसे होगा। फिर मैंने विदाउट प्रेजुडिस उसको कुछ बताया कि साहब अगर ये आप कहते हो, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का मैंने क्लॉज बताया, स्टॉक रिकॉर्ड मैंने कहा तुमने कभी डिस्प्यूट नहीं किया, $15 लाख के लिए इतनी स्टोरी दी क्योंकि अगले सालों में 12 करोड़ थी। मैंने कहा ये 15 लाख कर देगा तो ये 12 करोड़ भी करेगा, और मैंने यहाँ पे एस्टिमेट कराया। यहाँ पे बुक्स मैंने खुद रिजेक्ट करवाई क्योंकि मेरे लिए वो बेनिफिशियल था। और लास्ट में हमेशा मैं ये जो पैराग्राफ है ये सारे ड्राफ्टर्स देख लें, इसको समझ लें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ लें, इसको अपने हिसाब से आप कैसे करें। वी होप यू विल फाइंड द अबव सबमिशन इन ऑर्डर। सर, should you good self require any other information, the SSC shall be too willing to furnish the same. Needless to state that here a fair and a proper opportunity be granted to the SSC before drawing any adverse inference or relying upon any material against the SSC. Please do the needful and oblige. तो ये सर हमारा इसके अंदर एक रिप्लाई दिया। नेक्स्ट, लूज पेपर। जैसा मैंने बताया लूज पेपर कैन बी फेटल, बट लूज पेपर को अगर आप खुद डिफाइन करना चाह रहे हैं तो आपको एविडेंशियरी वैल्यू उनकी क्या बनती है ये आपको देखना पड़ेगा। ये एक बहुत बढ़िया वीसी शुक्ला का बहुत पुराना केस है, उसमें ये कहा कि ये डायरियां पायरियां ये सब बेकार हैं, जब तक कॉरोबोरेटिव एविडेंस नहीं है कोई एडिशन नहीं किया जा सकता। चलिए नेक्स्ट, डिफरेंस इन स्टॉक। यस, इसका मैंने एक स्पेसिफिकेशन बताया है, डिफरेंस इन स्टॉक। स्पेसिफिकेशन खोलिए। अब सर ये क्वेश्चन है, कल हमारा 4 नंबर ही चल रहा था,
आज हमारी टीम ने क्वेश्चन बदल दिए। अब ये सर हमारे जो है हमने एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट स्टॉक बताया क्या है, कितने क्विंटल है। ये एक हमारी ऑयल बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें आया। ठीक है जी, फिर मैंने फिजिकली बताया। हाँ जी, किसी का माइक खुला हुआ है। ये फैक्ट्री में हमारी कितना फिजिकल मिला और कितना एक्सेस या शॉर्ट था, ईच क्विंटल ईच ग्राम आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन। फिर मैंने मस्टर्ड के बारे में बताया। मैंने कहा साहब ये जो मस्टर्ड है इसमें से 1800 क्विंटल वो जो फिजिकल हमारी टीम थी उसने माइनस कर दिया, जो कि बैंक को हमने जो है इंटीमेट करा था। वो बैंक वाला स्टॉक इन्होंने नहीं लिया, तो आप उसको भी जोड़ लो। इसके बाद मैंने फिर ये मस्टर्ड के बारे में बताया कि एज पर बुक्स इतना था, इतना प्रोडक्शन में उस दिन लगा, इतना करेक्ट स्टॉक एज पर बुक्स होना चाहिए, ये फिजिकली मिला। 1800 मैंने जो है वो बैंक के लिए रिलीज कर दिया था, 3100 फिजिकली शुड बी हियर, और नेट डिफरेंस 143 किलो का रह गया। अब जिस आदमी के पास 32,000 हो और 4 घंटे के अंदर 6 घंटे के अंदर सच कंक्लूड हो गई हो, उसके अंदर डिफरेंस 1% से कम आ रहा हो, तो उस डिफरेंस को आप कुछ नहीं कर सकते। फिर मैंने खल के बारे में बताया, 285 ग्राम थी, उसका उस दिन प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद करेक्ट ये होना चाहिए, और मेरे पास फिजिकली इतना मिला, 4 किलो का फर्क मिला। ये हमको मैनेज करना पड़ता है सर। अगर मैं 1800 ना करता तो 32 लाख रुपए का एडिशन था। इसी तरीके से ये मैंने बताया, और इसका मैंने बताया कितना शॉर्ट है, और लास्ट में शॉर्ट और जो एक्सेस है ये गुड़ के बारे में बताया। अब इसके बाद देखिए मैंने क्या करा। मैंने कहा इतना स्टॉक यहाँ था, इतना शॉर्ट था, इतना डिफरेंस आया या एक्सेस आया, क्या परसेंटेज है टोटल स्टॉक की। अब आप देखिए यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो अगर वैल्यूएशन उस स्टॉक की 5000 किलो तो 143 किलो बहुत बनता है, लेकिन प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने परसेंटेज दी तो परसेंटेज मिनिस्क्यूल लग रही है, 0.42, 0.03। बोला क्या यार ये क्या चीजें कर रहे हो। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो अगर तुम सब कुछ नहीं मानते तो आ जाते इसकी वैल्यूएशन करने। ये 3600 रुपए पर क्विंटल थी, 5,14,000 क्या था मेरे पास शॉर्ट। एक्सेस कितना मिला जो स्टॉक मेरे पास, तो कुल मिला के 4,92,000 का शॉर्ट मिला। जीपी लगा लो इस पे। और आपने रेट मेरा जो है 3600 लगा दिया, रेट है 36 रुपए। तो उसको मैंने ये सभी तरीके से ये डिफरेंट कैलकुलेशन करने के बाद कहा कि जो तुम मुझे 6 करोड़ 26 लाख रुपए का टोटल एलिगेशन लगा रहे हो वो बोगस है, और वो कुल मिला के 4,92,000 का शॉर्ट बनता है। क्योंकि मैंने क्या देखा, उसने रेट क्विंटल का लगा दिया और मल्टीप्लाई कर दी केजी से। ये गलती है सर, तो ये ढूंढनी पड़ती है। जब आप उसके ऊपर क्रिटिकली उसको एग्जामिन करोगे तो आपको सब ये मिल जाएंगे। चलिए सर, क्योंकि 6:25 हो गए हैं, एक बार जरा हम क्वेश्चन आंसर को खोल के देखें जरा। लेट अस सी द क्वेश्चन आंसर विंडो। प्रेजेंटेशन चाहो तो छोटी करो, या Q&A। 13 क्वेश्चन है सर। अशोक सिंगला जी पूछ रहे हैं, और कोई भी मेरे से बात करना चाहता है वो हैंड रेस कर दीजिए। अगर वो पैनल में नहीं है, पैनलिस्ट तो कभी भी अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन अगर पैनलिस्ट नहीं है आप जो है वो या तो आपको हम पैनलिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कंट्रोल रूम काइंडली लुक इनटू दिस मैटर दैट एनीवन इफ ही रेजेस एनी हैंड or wanted to come in the panel or wanted to get unmuted, please make him. Ashok Singla ji,
whether loose papers are books under Income Tax Act. No sir, loose paper cannot be books under Income Tax Act, but loose paper can result to an addition. Singla Saab, statement given under section 134 on oath under section 133A is not an oath, and therefore it is difficult to retract and disclosure made in statement under 132(4) as compared to disclosure made in the statement. देखिए, आप सर्वे और सर्च को कंफ्यूज ना करें. सर्वे के अंदर 133 ए चलता है. 133 ए की स्टेटमेंट ओथ पे नहीं होती है. इवन अगर ओथ पे करा लें, ज्यादा मत प्रोटेस्ट करिए उस टाइम, उसको बाद में एपिलेट पे करेंगे. एक केस में मैंने ऐसा पढ़ा कि अगर 133 ए की स्टेटमेंट ओथ पे रिकॉर्ड हो गई तो उसको स्टेटमेंट इन ड्यूरस माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने उसको पूछा कि आपको पता है आप ओथ पे दे रहे हैं, कल को आपको जेल भी हो सकती है, तो वो ड्यूरस है. 133 ए की स्टेटमेंट ओथ पे नहीं होती. 132(4) ओथ पे होती है और इसका एडवर्स इन्फ्लुएंस भी किया जा सकता है. रिट्रैक्शन कब किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ये फैक्ट्स पे डिपेंड करेगा अशोक भाई. अगर कोई आपके पास हो तो हम आपको अनम्यूट भी कर सकते हैं. पासपोर्ट अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू इंपोर्ट पासपोर्ट अंडर सर्कमस्टांसेस एज प्रोवाइडेड अंडर पासपोर्ट एक्ट वेदर द इनकम टैक्स अथॉरिटी. मेरे हिसाब से इनकम टैक्स अथॉरिटी पासपोर्ट आपका नहीं ले जा सकते, इवन एक्सपायर्ड भी. फोटो कॉपी ले जा सकते हैं. अगर वो करते हैं तो आप होम मिनिस्ट्री को पार्टी बना के इनकम टैक्स के साथ यू कैन फाइल ए सर्च, लेकिन इनकम टैक्स अथॉरिटी लुकआउट नोटिस दे सकती है. अगर उनको पासपोर्ट सीज करना है तो वो आपको होम मिनिस्ट्री ही उसको सीज कर सकती है. अग्रवाल साहब, अजय जी पूछ रहे हैं, सर इफ द नोटिस अंडर 153 issued upon a person to whom such authorization was not executed but locker key found in the premises of search, can AO invoke 153C? Yes sir, क्योंकि वो उसके दूसरे के केस में 153C में वो असेसमेंट कर सकता है अगर ओरिजिनल पर्चनामे में, ओरिजिनल सर्च वारंट में उसका नाम नहीं हो. अग्रवाल साहब दोबारा पूछ रहे हैं, चेन्नई हाईकोर्ट इन द केस ऑफ VGP रविदास. सिद्धार्थ जी जरा देखिए क्या कह रहा है. चेन्नई हाईकोर्ट while dismissing the appeal on the facts of the case before it inter alia observed in paragraph 10 of the order as under the board instruction इतना इतना stipulate the. सर ये क्या कहना चाह रहे हैं अशोक? अजय अग्रवाल जी को एक बार जरा अनम्यूट करें, इनके काफी क्वेश्चन है. कंट्रोल रूम, अजय अग्रवाल जी जहां पे हैं इनको अनम्यूटेड. अजय जी पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ये क्वेश्चन आप जो कह रहे हैं मैं तो कह चुका हूं, मैं कही दे चुका हूं कि भी ज्वेलरी जो है 100 श्रीवास्तव साहब ने, हमारे डीजी साहब ने क्वेश्चन रेज किया था ताकि हम आपको बता सकें. ये थोड़ी है कि नॉलेज टेस्ट कर रहे हैं वो. यस सर, दिल्ली ITT में ऑलरेडी दे चुका हूं, उसमें एक केस. अशोक जी, अजय जी सॉरी, अजय जी नहीं बोलना चाह रहे. चलिए सर, पवन कुमार जी, सर आई हैव ए क्वेश्चन दैट वेदर गुड क्वांटिटी विद इन लिमिट ऑफ सर्कुलर नंबर 1516 गोल्ड क्वांटिटी होगा सर, कैन बी ट्रीटेड एज अनडिस्क्लोज्ड मनी इन असेसीज. इसमें ये सर आंसर दे चुके हैं, नहीं है, लीगल आंसर है ड्राफ्टिंग का. उपेंद्र भट्ट हमारे सर श्रीनगर के हैं. What will be status of addition made in one assessment year settled with Vivad se Vishwas before search is done? Can the same issue be raised in new assessment? सर विवाद से विश्वास में अगर सर्च से पहले कर दिया तो वो एडिशन थोड़ी आपका दोबारा कर सकते हैं, नॉट पॉसिबल. फॉर्म 4-5 लगा देना और काम खत्म. Liability of an advocate or a chartered accountant for abatement under 278. सर ये देखो, ये अलग चीज है, एडवोकेट अलग चीज है, हम अलग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है. ज्यादा इसमें ना ही डिस्कस करें. हमारे को अबेटमेंट के लिए कर सकते हैं, एडवोकेट को भी कर सकते हैं. उनको इम्यूनिटी जो है एडवोकेट एक्ट दे रहा है, हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट नहीं दे रहा.
ये मुद्दा बहुत बार आता है, इस पे मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूँ। पवन जी, सर वन मोर क्वेश्चन, दैट वेदर WO can ask source of jewelry in case WO in assessing officer and 1916 है। नहीं सर, ये मैं बोल चुका हूँ, ये आंसर जो है ऑलरेडी दे चुका हूँ। पवन गर्ग साहब, कैन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्सेस द डाटा ऑफ अदर क्लाइंट ऑफ CA इफ सच? सर ये क्वेश्चन SR बाटली भाई में जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, सुप्रीम कोर्ट से वो रिवर्स हो गया, और वो आपके डेटा नॉर्मली देख नहीं सकते हैं। प्रिविलेज हमारे पास नहीं है, एडवोकेट्स के पास है, देख नहीं सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा हो तो आप मुझे पिंग करिएगा, मैं आपको बता सकता हूँ, बताऊंगा, यहाँ नहीं बता सकता उसको। Sanjay ji, here I would like to add that in case of UK Mahapatra versus Union of India, the Honorable Supreme Court has went on to the extent of saying that in case of a survey at a chartered accountant's premise, there cannot be a blatant and unrestricted access given to the income tax authorities vis-a-vis the data pertaining to those clients on whom search has not been conducted is concerned. Further, the Honorable Supreme Court in the case of SR Batley Boy has merely remanded back the issue to Honorable Delhi High Court, after which the Honorable Delhi High Court has asked the Income Tax Department to examine the data pertaining to the specific client only in the presence of the the witnesses of SR Batley Boy. So that means placidly there is a sanctity that beyond the assessee who has been searched, a chartered accountant's premises cannot be taken for an open right vis-a-vis the other assessees or other clients of chartered accountant is concerned. I hope it is clear now. Let me also add on here. Prima facie, they should not look into the documents or data of the other client. If suppose there is an allegation on the professional, why I should use the word chartered accountant? Any professional, if there is an allegation and that allegation says that that particular professional is doing the hawala transaction of purchases in case of X and others, in that case they can come, they can look into the other things. So what I suggest, that if suppose any privileged information which may result into a bigger damage, in that case, for example, अगर सपोज मैं किसी मिनिस्टर का कोई जो है वो अकाउंट हैंडल करता हूँ, या मैं किसी ब्यूरोक्रेट का कोई अकाउंट हैंडल करता हूँ, मैं वहां प्रोटेस्ट कर सकता हूँ, लुक यू हैव नॉट कम फॉर दिस, you have come for this, but you have to lodge a protest over there, then only court will come to your rescue. So ये जो कोर्ट्स में हम जाते हैं, ये सर थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो है वो आपको। अब सर आगे चलें। तनवीर अल्ताफ कादरी साहब पूछ रहे हैं, what are the implication of valuation report in case of immovable property is purchased beyond 10 years? वैल्यूएशन रिपोर्ट का मेरे हिसाब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा एलिगेशन हो गया जो बेनामी की तरफ जा रहा हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सर, on marriage SSC received gift of jewelry from various guests around 1 kg jewelry. Now SSC sold it on open market. How SSC proved to AO that the gold jewelry was received of its marriage? देखो सर, ये क्वेश्चन बहुत सब्जेक्टिव है और आपको जो देने वाले हैं उनकी लिस्ट, उनके एफिडेविट और सब चीजें रखनी पड़ेंगी या देनी पड़ेंगी, नहीं तो उनका स्टेटस होना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं दोगे स्टेटमेंट भी हो सकती है। तो ये सर जनरल है, दिस इज नॉट इन रिलेशन टू दी सर्च एंड सीजर। वेदर दी एसएससी कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन एफडीआर एक्सपायर्ड बट नॉट एनकैश्ड बाय डिपार्टमेंट फ्रॉम बैंक। आई हैव नॉट बीन एबल टू। Can the control room make Sanjay Goel in the unmuted? Unmuted. Sanjay bhai,
आपका क्वेश्चन क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया। डिपार्टमेंट कोई आपकी एफडीआर ले गया, उसको उन्होंने एनकैश करा लिया, आपका जो इंटरेस्ट है वो एक्सपायर एफडीआर कोई होती है उसको एनकैश करा लिया, क्या है सर? लाइव अभी नहीं देख सकते हैं। हाँ, खत्म हो जाएगा। आई थिंक ही इज नॉट देयर। संजय भाई मैं बताता हूँ। आई थिंक इनका हाँ। मकसद ये है कि इनकी एफडीआर डिपार्टमेंट ने सीज की हुई है और इसके ऊपर जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, डिपार्टमेंट ने तो एनकैश नहीं किया, क्या वो इनकम में ट्रीट होगा? आई थिंक दैट इज व्हाट यस सर, एफडीआर का इंटरेस्ट इनकम में ट्रीट होगा। और आपको एक और बात बता देता हूँ, जब उसका जो एफडीआर आपकी उसने अटैच करी, पहली बात तो एफडीआर जब तक उसका पीरियड खत्म ना हो जाए तब तक वो उसको ले जा नहीं सकता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो खाली रेस्ट्रेन ऑर्डर पास कर सकता है कि आप इसको इनकैश नहीं कराओगे, तो आपकी रहती है। नंबर दूसरी बात, देयर इज ए केरला हाई कोर्ट जजमेंट ऑन इट। नंबर दूसरी बात, अगर मान लीजिए आपकी एफडीआर एक्सपायर हो गई, अभी रिजर्व बैंक ने ये बोला कि एक्सपायर्ड एफडीआर के केस में सेविंग बैंक का इंटरेस्ट देंगे। आप उनको चिट्ठी लिखें कि साहब अगर ये लॉस ऑफ इंटरेस्ट हुआ यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। मेरे एक केस के अंदर उन्होंने बैंक को डायरेक्शन दी कि इसको ओरिजिनल से आज तक का इंटरेस्ट पूरा प्रॉपर रेट से दिया जाए, प्रेज्यूमिंग दैट दिस इज रिन्यूड एवरी पीरियड। वो 3 साल की एफडीआर थी, वो 3 साल के लिए आप उसको रिन्यू करेंगे और जो इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल होगा वो आप उनको देंगे, और उनको मिला। तो ये सर इससे आंसर है। मलकीत सिंह साहब, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इशूइंग 153C? सर ये भी क्वेश्चन जो है वो है असेसमेंट डन एंड सर्वे वाज कंक्लूडेड इन अगस्त 18। ये सर आपको मुझे डेट ऑफ सर्च बतानी पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट कब मिला, सेम के पास सेंट्रलाइज है या किसी दूसरे के पास है, ये आंसर उसके ऊपर डिपेंड करेगा। द सेंट्रल सर्किल ऑफिसर सेड दे विल इशू 153 फॉर हिज फादर असेसमेंट डन इन मार्च 21। ये सर आप मुझे बताइएगा तो मैं आपको फिर बता पाऊंगा। ज्ञानचंद गुप्ता जी, वेदर लूज पेपर with pencil writing out of books of account found in case of search is valid addition? सर ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अगर बहुत ही कोई शातिर होगा, क्योंकि ये केसेस हैं कई कि पेंसिल से लिखी हुई चीज की वैलिडेशन नहीं है, इसकी आपकी हैंडराइटिंग एग्जामिनेशन कराना भी अपने आप में एक चैलेंज है। लेकिन एक मेरे केस के अंदर ऐसी चीज करी जो मेरे को एग्जाम्पल आया, मेरा केस नहीं था, मेरे पास आया, उसके यहाँ पेंसिल से लिखता था वो लूज डायरी। अब कल कोई एलिगेशन ना आ जाए कि मिटा दिया, इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया, लिख दिया। उन्होंने क्या किया, वहीं सर्च के दौरान उसको लेमिनेट करा दिया। तो अब उसका क्या हो गया, किसी भी प्रकार का वो डॉक्यूमेंट पेंसिल वाला नहीं रह गया, वो डॉक्यूमेंट बन गया। लेकिन उसकी हैंडराइटिंग अगर उसको कराते तो वो एक चैलेंज आता। लेकिन उन्होंने ये एलिगेशन तो खत्म कर दिया कि इसको फज कर दिया, ये कर दिया, पता नहीं मेरी हैंडराइटिंग है किसकी है। तो सर पेंसिल के भी एडिशन हो सकते हैं, थोड़ा स्मार्टली डील करेगा अगर वो। सिंगला साहब, सर इन केस ऑफ माय क्लाइंट हिज मदर वाज एक्सपायर्ड इन May 21 but she was having one locker having substantial gold and locker was not operated for 12 years. How we can take the benefit of undisclosed gold? सर पहली बात तो मदर उसको ऑपरेट कराएंगी नहीं, आप ऑपरेट कराएंगे, लीगल हेयर इंट्रोड्यूस करें, और 12 साल पुराना वो आपका इनकम में एसेस नहीं हो सकता, ना आपकी ना माता जी की। तो ये 12 साल का प्रूफ जरूर रख लेना, और उस लॉकर जो रजिस्टर होता है उसकी फोटोकॉपी जरूर ले लेना, और बैंक से सर्टिफिकेट ले लेना। आपको एक बात बता दूं, एक हम सर्च केस कर रहे थे, उसके अंदर लॉकर के अंदर कैश मिला। जब कैश मिला तो डिपार्टमेंट वालों ने ये कहा कि तुम इसको डिस्क्लोज कर दो करंट ईयर में, उस टाइम पेनल्टी नहीं लगा करती थी। हमारे पास वो जब पहुंचे तो
कोई और कॉम्प्लेक्सिटी थी। मैंने ऐसे ही उनको पूछा, मैंने कहा लॉकर ऑपरेट करने की तुमने कोई डेट ली थी? कह रहे वो क्या होता है जी? मैंने कहा साहब वो तो जरूरी है, ये करंट ईयर की इनकम तो तब बनेगी जब करंट ईयर में लॉकर ऑपरेट हुआ होगा। वो लॉकर 4 साल पहले ऑपरेट हुआ था, तो आप करंट ईयर की इनकम क्या है भूता के अंदर उसके अंदर डाल गया, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज बी केयरफुल। 12 साल पहले वाली अशोक सिंगला जी नहीं कुछ की जा सकती। सर हेलो। हाँ जी सर हम जैसे गोल्ड की क्वांटिटी है वो कैसे डिटरमिन करेंगे जब गोल्ड निकालेंगे लॉकर से? हाँ आप कैसे निकालोगे? आप थोड़ी निकालोगे सर। लीगल हेयर उसका लड़का है, लीगल हेयर है, वो निकालेगा। सर आप मुझे सेपरेट पिंग करना, इस पे नहीं बात कर पाएंगे। सिद्धार्थ नहीं बात कर पाएंगे इस पे, सेपरेट पिंग करिएगा, इस पे बात नहीं कर पाएंगे। वी आर ऑन जूम। यस यस ओके सिंगला साहब, ठीक है जी। लेट अस कीप इट सम एंजाइटी ऑल्सो। हाँ अब हमारे पास सर तकरीबन 10 मिनट हैं। महंगी साहब आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करें अपने आप को। महंगी साहब को करो। सर एक चीज बताओ कि पहले तो वेल्थ टैक्स रिटर्न जाती थी, अब हम जहाँ 50 लाख के ऊपर है वहां पे ही हम एसेट्स की डिटेल दे रहे हैं, ज्वेलरी की। हाँ जी राइट। अगर किसी की रिटर्न 50 लाख से नीचे है और वो ज्वेलरी की डिटेल भर रहा है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? ही कैन डू इट, it can be used later on. It can be used and the department will have to accept it. Yes, and they can also issue 148, let me tell you. 148 is all right. That is all right. भरिए, कोई दिक्कत नहीं, हम तो भरवा रहे हैं सब केसेस में जहाँ दे रहे हैं। जब है नहीं तो हमारे पास क्या करें। 50 लाख से नीचे रिटर्न जा रही है तो और आपको बता दूं राउंड में नहीं देते हैं, उसकी एक वैल्यूएशन कराते हैं। वैल्यूएशन रिपोर्ट की डेट, एक्विजिशन की डेट जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, वो भी डालते हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि वहां कॉस्ट पे देनी है, वहां पे आपको मार्केट वैल्यू नहीं देनी है, ग्रामेज का कोई सेक्शन नहीं है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड सपोजिंग अब नाउ 148 in this case can be issued only if the value is more than 50 lakh beyond 4 years. नहीं सर, आपको एक बात बताऊं, हाँ 148 वो तो आज की डेट में 1 जुलाई की बात कहो, पुराना तो पहले वाले तो कई कर सकते थे, अब वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको सब्सटेंशिएट करेंगे, इनकम 3 लाख, ज्वेलरी आपने एक्वायर करी 50 लाख, तो कैसे सब्सटेंशिएट करोगे सर? कोई गिफ्ट नहीं आया, गिफ्ट टैक्स नहीं दिया, किसी ने आपको वो नहीं दिया, तो सब्सटेंशिएट तो करनी पड़ेगी ना सर। आपने फॉर्म में भर दी तो वो एक्सेप्ट थोड़ी हो जाएगी। सर मैंने उसको आज की डेट में व्हेन आई फाइल द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, राइट, आई गेट ए वैल्यूएशन डन फॉर लेट अस से 2015, right? I have a valuation report and I based on that valuation report I put the value in my schedule of assets. Then what happens? And supposing the such takes place somewhere in December 21. प्रामा फेसाई तो छूटने वाली बनती है, लेकिन आपको एक बात बता दूं, लोग मुझे बहुत सारी चीजें ऐसी बोलते हैं, 44 AD कर रहे हैं, मुझे बुक्स नहीं रखनी, मैं 5 करोड़ रुपया जो है कैपिटल बना लूं। देखो सर ये पॉसिबल नहीं है। That is all right. Fund flow department can ask. Yes, they can ask. But I am telling you, इसके हर एक के अपने अपने रूल हैं। कोई आपको वीडियो रखनी चाहिए, कोई वैल्यूएशन रखनी चाहिए, सेम आइटम मिलनी चाहिए, इसके बहुत सारे अपने प्रॉस एंड कॉन्स है। आपको एक और बता दूं, लोग बैलेंस शीट बनाने लग गए अब इंडिविजुअल की, चाहे बिजनेस है नहीं बैलेंस शीट भर दो, 200 रुपए की इनकम दिखा दो बिजनेस, क्या दिक्कत है? बनाओ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के अंदर उसको रिवैल्यू करो हर साल, उसकी मार्केट वैल्यू को कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करो और लिखाओ उसको। व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर तो वैसे भी बनता ही है इंडिविजुअल। अरे सर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर नॉन बिजनेस एसएससी में कहाँ बन रहा है? पर्सनल वाले कहाँ बन रहे हैं? हम तो बनाते हैं मोस्टली। हाँ आप बनाते हैं तो सर साढ़े सियानी थोड़ी जैसे हैं पूरी साहब। यस सर। अब क्वेश्चन आंसर मेरे पास लास्ट एक और रह गया। विजय कुमार गुप्ता जी, ऑन डाइवोर्स कंपनसेशन रिसीव्ड बाय डिवोर्सी
इज टैक्सेबल और नॉट। सर देखो, एक केस मुझे अभी मिला है जिसमें उसने कहा कंपनसेशन टैक्सेबल नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर मिले, मान लीजिए एल्यूमिनी आपको हर महीने मिल रही है, तो वो अगर उसकी कोर्ट ये कहता है कि इसकी इनकम से डायरेक्ट ट्रांसफर कर दी जाए, तो ये डाइवर्शन बाय ओवरराइडिंग टाइटल में चली जाएगी, हस्बैंड के एंड में टैक्सेबल होगी। लेकिन चाहे एक्स हस्बैंड है, उसके एंड में टैक्सेबल होगी। एक केस ला मुझे अभी मिला था, अभी मेरे को ऑफ एंड हैंड नहीं याद है, ये कंटेस्टेड इशू है। एक केस हमारे पहले अगेंस्ट में भी आया था। डाइवोर्स के अंदर जो चीज पैसे मिलते हैं 56-10 के अंदर, क्योंकि वो वाइफ नहीं रह गई और हस्बैंड उसका नहीं रह गया, तो अगर एल्यूमिनी जो साइन हो रही है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो एल्यूमिनी ले रहे हैं, वो जो कोर्ट जिस दिन उसकी टाइज ब्रेक करेगी, उससे पहले, चाहे 1 मिनट पहले, आप उसका टाइमिंग नोट कराएं कि डाइवोर्स 12:10 पे हुआ और एल्यूमिनी फाइनली रिसीव्ड 12 बजे हुई, तो वो रिलेटिव की डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है सर। लेकिन उसमें क्या होगा फिर संजय जी, क्लबिंग का क्या होगा फिर? काय की क्लबिंग? इनकम थोड़ी है, इनकम की डेफिनेशन में थोड़ी आ रही है सर, कैपिटल रिसीट है वो। देखिए एलिमनी के ऊपर व्हाटएवर आई रिकॉल इज द लॉ इज सेटल्ड दैट एलिमनी वन टाइम इज नॉट टैक्सेबल, हाउएवर द मेंटेनेंस इज टैक्सेबल, एंड इन केस एज यू हैव राइटली सेड there is a rider by the court that the income will be transferred by virtue of overriding title maintenance expense, then again that maintenance expense will not be income of the husband but it will be income of the recipient ex-wife. सर मैं बताता हूँ, एक केस में उन्होंने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दी कि इसकी सैलरी 1.5 लाख 25,000 रुपए हर महीने आपको बच्चे की मेंटेनेंस के लिए ट्रांसफर करनी है, तो हस्बैंड में टैक्स होगी, वाइफ में थोड़ी टैक्स होगी। नहीं, ये तो सेटेड लॉ है कि इनकम में से अगर दे रहा है तो इनकम पे टैक्स तो हस्बैंड या वाइफ ही देगी, जो भी एलिमनी दे रहा है हस्बैंड ही देगा टैक्स तो उसके ऊपर। ठीक है सर, ये कंटेस्टेड इशू है, लेकिन मैं आपको बताऊं, आप सेटल्ड लॉ कहते हैं, सेटल्ड लॉ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को मानता हूं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट नहीं आई है सर, और सिविल लॉ में जरूर जजमेंट मिल रही है, इनकम टैक्स में मुझे नहीं मिली है। सिविल लॉ में जरूर मिलती है कि एल्यूमिनी कैपिटल रिसीट है। बाकी अगर कोई हो तो जरूर बताइएगा, हम सबको शेयर भी करेंगे, आपके नाम से भेजेंगे सर, भेजिए आर्टिकल सर, हम तो लालची आदमी हैं, जो बोलता है उसको पकड़ लेते हैं। अब आपका नाम दर्ज हो गया सर। ठीक है सर, भेजूंगा। हमारे FIR में दर्ज हो गया। सेक्शन कौन सा लगा है? हाँ भेजिए, आर्टिकल भेजिए। एनीथिंग एल्स और कोई है? बिकॉज आई एम छोटा करके अब इसको escape कर लिया। I think Harvinder ji had a query. He raised the hand. Harvinder अभी Singh. सुशील भाई, हरविंदर जी को अनम्यूट करने के लिए बोलता हूं मैं। हरविंदर जी को अनम्यूट करें, कंट्रोल रूम। हेलो सर। यस सर। हेलो सर, अगर हमने 500 ग्राम ज्वेलरी आज से 3-4 साल पहले सेल कर चुके हैं और सर्च आज होती है, तो वो जो हमारे पास अगर 400 ग्राम और निकलता है ज्वेलरी, तो वो परचेज में डलेगी या उसकी एंटाइटलमेंट आएगी 500 ग्राम वाली दोबारा से? सर ये एंटाइटलमेंट उन्होंने ये कही है कि जिस दिन आपकी सर्च हो रही है, ये कोई ये थोड़ी कह रहे हैं शादी में मिली थी, कहाँ मिली थी, इसके सोर्स की बात ही नहीं कर रहे। ओके सर, मतलब फिर दोबारा से मतलब एंटाइटलमेंट तो है ही। अगर कल भी मैंने सर एक बार, सॉरी हाँ बोलिए। नहीं सर ठीक है, बताएं सर। कल जो है रविंदर जी, 1 मिनट और सुनते जाओ, कहानी तो सुनते जाओ सर, 8 मिनट है और अभी। कल मैंने एक चीज वर्ड इस्तेमाल किया था कि डिक्शनरी मीनिंग ऑफ चीप एंड इकोनॉमी आर सेम। इफ आई टेल माय वाइफ दैट यू आर चीप, शी विल स्लैप मी, बट यू आर इकोनॉमी, then in that case she will give me good food, she will give me a love also. Now what I wanted to tell you here also, if by chance AO ask you this question, that why not a 500 gram of credit be not given because you sold it
and you have taken the benefit. सर, अगर सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे तो सर्कुलर के अंदर ये लिखा है कि वो जिस टाइम ये एक्शन हो रहा है उस टाइम पे ये देखा जाएगा, पहले क्या बेचा क्या खाया उसके बारे में सर्कुलर साइलेंट है। और कोर्ट्स ने ये कहा कि 500 ग्राम तक अगर पकड़ा गया तो उसके बारे में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि हम हिंदू हैं और हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी ओकेजन है, इसको रिकॉग्नाइज किया लॉ में। तो सर इसको बड़ा स्मार्टली आपको जवाब देना पड़ेगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना जी? हाँ जी। हाँ सुशील भाई, कोई और? चलिए सर, गिफ्ट के लिए एक बार। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर। हेलो। हाँ जी सर, मैं अशोक सिंगला एडवोकेट बरनाला से बोल रहा हूँ सर। और सर जी, मैं तो आपको तरस गई आंखें, आपको बुलाते बुलाते आप घूम गए कहीं बीच में। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे कोई स्टूडेंट है, सीए फाइनल का स्टूडेंट है। हाँ जी। वो संडे को अकाउंट्स का काम करता है। हाँ जी। वो अपनी इनकम दिखाकर रिटर्न भर सकता है? देखिए सर, अगर तो ये अदर सोर्सेज है और आर्टिकलशिप उसकी चल रही है, ठीक है जी, तो छोटी मोटी इनकम की मैं बात नहीं करता, लेकिन अगर ये रेगुलर प्रोफेशन टाइप कर रहे हैं तो इंस्टीट्यूट से परमिशन लेनी पड़ेगी। आर्टिकलशिप खत्म हो गई तो कोई जरूरत नहीं है और वो कोई भी इनकम दिखा सकता है। लेकिन सिंगला साहब, आज मैं वोकल हो गया हूँ, आपने बटाला से सारे वोट पौने खड़े होके पोलिंग बूथ पे। यस यस सर, यस। ये ना हो उस टाइम जो है पता लगे कि सिर्फ संजय अग्रवाल क्वेरियों के ही जवाब देता रह गया, आगे कुछ नहीं हुआ। वोट सर। और सर सिंगला साहब को कहना है कि इनसे बड़ी जल्दी आके मिलूंगा मैं सर यहाँ से। हाँ ठीक है गौरव, जाके पढ़ ली है ना। मैं सर 4 गाड़ी लेके जाऊंगा और इनके साथ करूंगा कन्वेंसिंग वहां पे। वेलकम सर। सर ये मेरे छोटे भाई नहीं है, ये पिलर्स हैं, पिलर्स। यस सर। नेक्स्ट, एनीबडी एल्स? may I request chairman टेक्निकल सेशन टू गिव हिज एक दो और छोटे छोटे थे वो उसको छोड़ देते हैं, फिर करेंगे अनशेयर कर दो। May I request the chairman to give the final concluded remarks and then I will chairman साहब आ गए, हमारे जैन साहब भी आ गए। जैन साहब, सर्च वर्च का काम मत सीख जाना, हमारी नौकरी चली जाएगी। तो मैं रिकॉग्नाइज करता हूँ हमारे पास चेयरमैन मेरे मेंटर अनिल जैन साहब को भी, और सिद्धार्थ जी विल डू दी ऑनर ऑफ वोट ऑफ थैंक्स। यस सुशील भाई। I think it was a very nice session. इतना plausible discussion, इतना detailed discussion, और जिन लोगों को सर्च और सीजर का शायद ABCD नहीं आता, उन लोगों के लिए भी आपने इतना खुल के explain किया। I think it is a wonderful session which has happened. और I think queries भी काफ़ी हद तक हमने cover किए, और मैं समझता हूँ कि अगर अभी भी कुछ queries लोगों की हैं तो personally आपको भेज के they can be discussed, and you are definitely doing a yeoman service through these webinars, and I look forward for many more from you Sanjay bhai and from Voice of CA on various subjects जैसे आप time and again करते रहते हैं। So from my side I am really grateful once again for this opportunity. Thank you so much. Over to Siddharth ji. Sushil ji, Chairman Saab, for your kind words of encouragement. And we at Voice of Chartered Accountants, we are always thriving to spread the knowledge to the members. क्योंकि हम लोगों का Voice of CA पर एक ये मोटो है कि एक भी छूटा नहीं और सुरक्षा चक्र टूटा नहीं। तो सर ये ज्ञान है, ज्ञान की सीरीज है, और ज्ञान के बारे में तो अक्सर संस्कृत का एक शब्द है, एक श्लोक है, और सभी पैनलिस्ट को और सभी पार्टिसिपेंट्स को फॉर देयर एनकरेजमेंट एंड कंटिन्यूअस पैट्रोनेज आई वुड लाइक टू शेयर। अपूर्व कोशोयम विद्यते तव भारती वैतो वृद्धिमयाति शयनयाति संचयात्। That means, hey goddess of knowledge Saraswati, your treasure is immense. If you spend it, the more you spend it, the more it increases. And if you try to conserve it,
it does not decreases, it vanishes. So hats off to Sanjay ji and hats off to everybody. And thank you everyone for this patience of yours. The queries you can always ping directly to the mail ID of Voice of Chartered Accountants, and you can always search the contact details of Mr. Sanjay Agarwal. और सर बाकी बातों के साथ साथ आखिरी के अंदर क्योंकि इलेक्शन ईयर है तो इलेक्शन की बात भी कर ले, तो हमारा आपसे हाथ जोड़ के वोट का निवेदन भी है सर, बेस्ट प्रेफरेंस दीजिए संजय जी को और दोबारा से काउंसिल में संजय जी को लेकर आना है। जय हिंद सर, नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। Stay safe, stay healthy. अनम्यूट करो सर, अनम्यूट करो संजय जी। Stay safe, stay healthy. Kindly conclude the proceeding. संजय जी आप सेफ रहो, हमारे लिए तो यू आर ए ट्रेजर। Thank you.